वीडियो ट्रांसफर इसका प्रोनाउंसिएशन देखो। नमस्कार, डॉक्टर दीदी के मासिक लाइव सेशन डॉक्टर दीदी के साथ में आपका स्वागत है। मैं हूं पूर्वी संगल और आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सबसे पहले मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगी कि महिलाओं और लड़कियों तक ऑनलाइन स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं पहुंचाने की इस अब हमारे साथ हैं दैनिक जागरण। बहुत बहुत धन्यवाद दैनिक जागरण की टीम का। और अब मैं आपको बताती हूँ अपने प्लेटफॉर्म के बारे में। माय डॉक्टर दीदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सभी माताओं, बहनों और बेटियों को घर बैठे स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं देने के लिए कार्यरत है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लड़कियां और महिलाएं ही जीवन की निर्माता होती हैं और पोषणकर्ता भी होती हैं। कंटिन्यू करिए पूर्वी जी। मैम अभी हम 2 मिनट रुकेंगे, अभी हमारे दर्शक ज्वाइन कर रहे हैं, अभी हम रुकेंगे 2 मिनट का 2 मिनट बाद शुरू करेंगे। तो फिर से शुरू करेंगे? हाँ जी, फिर से शुरू करेंगे, अभी 2 मिनट बाद शुरू करेंगे। अभी हम तब तक स्क्रीन पे डॉक्टर दीदी का वो लगा दीजिए मेरे के लोगों ने। मैं लगाता हूँ, आई विल जस्ट डू इट। अभिषेक जी आप स्क्रीन शेयर करके वो लगा दीजिए। हाँ जी। हम जल्दी ही अपना प्रोग्राम शुरू करेंगे। अपने दर्शकों को बताते हैं कि आप जुड़े रहे हैं हमारे साथ और हम जल्दी ही अपना प्रोग्राम शुरू करेंगे। कितने लोग हैं देखो। शिवानी वगैरह को कह दीजिए। शिवानी तो अपने दर्शकों को बता दें कि हम बस 2 मिनट में अपना प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं।
तो मतलब मैम को लिंक शेयर कर दिया, मुझे व्हाट्सएप कर दो। पहले इसका लिंक तो मुझे व्हाट्सएप करो, इसका लिंक मुझे व्हाट्सएप करो। तो हम शुरू करने के लिए तैयार हैं और मैं अपनी होस्ट पूर्वी सिंगल से गुजारिश करूंगा कि वो कार्यक्रम की शुरुआत करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार, डॉक्टर दीदी के मासिक लाइव सेशन डॉक्टर दीदी के साथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पूर्वी संगल और आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सबसे पहले मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगी कि लड़कियों और महिलाओं को ऑनलाइन स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं या जागरूकता पहुंचाने की इस मुहिम में अब हमारे साथ जुड़ गया है देश का नंबर 1 अखबार दैनिक जागरण। बहुत बहुत धन्यवाद दैनिक जागरण का। और अब मैं आपको बताती हूँ अपने प्लेटफॉर्म के बारे में। MyDoctorDidi.com एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सभी माताओं, बहनों और बेटियों को घर बैठे स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं देने के लिए कार्यरत है। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि लड़कियां और महिलाएं ही जीवन की निर्माता और पोषणकर्ता होती हैं। ऐसे में उन्हें अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना अत्यंत आवश्यक है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम लेकर आए हैं डॉक्टर दीदी के साथ मन की बात, जो हर माह के दूसरे रविवार को ऑनलाइन एवं फेसबुक पर लाइव आयोजित किया जाएगा, जिसमें महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न विषयों पर डॉक्टर दीदी चर्चा करेंगी। और यही नहीं, आपके द्वारा पूछे गए हर एक प्रश्न का उत्तर भी देंगी। तो चलिए, हमारे आज के सेशन का टॉपिक है पीसीओडी। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि महिलाएं और लड़कियां जिंदगी की हर जिम्मेदारी तो बखूबी निभाती हैं, लेकिन जहां बात उनके स्वास्थ्य या फिर हेल्थ की आती है तो उसे वो नजरअंदाज कर देती हैं। और आजकल बदलती लाइफस्टाइल और खान पान की वजह से अनेकों बीमारियां भी उन्हें घेर रही हैं, जिसमें पीसीओडी की समस्या मुख्य समस्या है। और आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि क्या होती है ये बीमारी, किस वजह से होती है, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं और साथ में इससे बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो डॉक्टर दीदी रेणु अग्रवाल, चेयरपर्सन ऑफ MyDoctorDidi.com और लगभग 35 सालों से गायनोकोलॉजी के क्षेत्र में अपनी सेवाएं भी हमें दे रही हैं। और साथ ही इनका इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट फील्ड में भी अमूल्य योगदान है। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर दीदी रेणु अग्रवाल मैम। थैंक यू पूर्वी। आज जैसे आपका बड़ा ही खूबसूरत दिन है, आज वैलेंटाइन डे, तो सभी लोग बड़ी खुशी खुशी इसको त्योहार की तरह मनाते हैं। और जनरली एक दिमाग में सबके बात आती है कि हार्मोन्स क्या है, हार्मोन डिस्टरबेंस क्या है। तो पीसीओडी को दोबारा इलेबोरेट करने के पहले मैं बताना चाहूंगी कि हार्मोन्स होते क्या हैं। तो हार्मोनल चेंजेस और डिस्टर्ब हार्मोन या हार्मोन खराब हो रहे हैं, बहुत सारी माताओं के दिमाग में आता है कि कब हम ये माने कि हार्मोन डिस्टर्ब हो रहे हैं। उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि हार्मोन्स होते क्या हैं। हमारे शरीर में अलग अलग ग्रंथियों द्वारा समय समय पे अलग तरह के हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं और वो सारे सिस्टम्स की हार्मोनी बना के रखते हैं, चाहे वो हमारा डाइजेशन का सिस्टम हो, चाहे वो हमारा सांस लेने का सिस्टम हो, चाहे वो माहवारी से रिलेटेड सिस्टम हो। इन सबको कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं हमारे हार्मोन्स। तो अब ये समझें आप कि 10 से 11 साल तक सभी बच्चे युवावस्था में प्रवेश करने से पहले लड़के और लड़कियां सेम दिखते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनमें हार्मोन्स के चेंज होते हैं तो लड़कों में लड़कों की तरह बदलाव आता है, क्योंकि उनमें टेस्टिस नाम की ग्लैंड टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाती है, तो जिससे कि लड़कों में लड़कों जैसे चेंजेस, जैसे आवाज का भारी होना, लंबाई बढ़ना, शरीर की शेप बदल जाना या दाढ़ी मूंछ का आ जाना, तो ये उनके स्वाभाविक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के कारण होता है। ऐसे ही यंग लड़कियां जब उनमें ओवरी नाम की ग्लैंड एक्टिव होती है तो ईस्ट्रोजन हार्मोन बनाना शुरू करती है, जिसके इन्फ्लुएंस में उनके अंदर डिफरेंट बॉडी शेप कर्व्स आ जाते हैं, प्यूबिक और एक्सिलरी हेयर्स की ग्रोथ हो जाती है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाता है और साथ साथ माहवारी की शुरुआत हो जाती है।
तभी माताएं समझती हैं कि हमारी लड़की अब युवावस्था में प्रवेश कर रही है। तो इस कारण से ये हार्मोन्स के साथ में जो एक माहवारी का चक्र शुरू होता है, तो हम ये जानना जरूरी है कि नॉर्मल माहवारी होती क्या है। तो नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन में जो 4 से 5 दिन का फ्लो होता है, वो 28 दिन की साइकिल, या ये कहिए कि 21 दिन की साइकिल, या ये कहिए किसी में 45 दिन की साइकिल सेट होती है। तो उसके साथ एक हार्मोन बनना शुरू होता है, जिससे कि जो ओवरी ग्लैंड होती है उसमें एक बनना शुरू होता है माहवारी के बाद, जो मिड साइकिल में रिलीज होकर के एक प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन बनाता है। यह प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ईस्ट्रोजन हार्मोन्स को बैलेंस करता है और माहवारी का चक्र साध के रखता है, जो 28 दिन से 30 दिन या 45 दिन तक नॉर्मल हो सकता है। अब हम ये समझें कि पीसीओडी क्या है। आमतौर पे जो एग बनता है और मिड साइकिल में रिलीज होना चाहिए, अगर वो रिलीज नहीं होगा तो वो अनरप्चर्ड शेप में ओवरी के अंदर रह जाएगा। तो ऐसे हर साइकिल के एग्स बिना रिलीज हुए ओवरी में नजर आने लगेंगे और धीरे धीरे एक नेकलेस की शेप में ओवरी के अंदर छोटी छोटी सी सिस्ट दिखाई देने लगती हैं। जैसा कि पूर्वी जी दिखा रही हैं कि एग के अंदर छोटी छोटी सी एक सिस्ट का लेस बन जाता है, इसी के कारण इसका नाम है पॉलीसिस्टिक ओवरी। पॉली मीन्स मैनी, सिस्ट मीन्स अनरप्चर्ड जो एग्स होते हैं, और ये ओवरी हो गई पॉलीसिस्टिक ओवरी। अब इसमें चूंकि रिलीज नहीं हुआ है तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नहीं बनेगा और ईस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ता चला जाएगा। इससे माहवारी इरेगुलर हो जाएगी, लेट हो जाएगी या बहुत देर से आएगी। फिर इसके साथ साथ पीरियड्स जो है वो डिस्टर्ब में एक तरह के हार्मोन बढ़ने से और दूसरे हार्मोन बैलेंस ना करने के कारण वो बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा और एंड्रोजन नाम के हार्मोन्स बॉडी में बढ़ने लगते हैं, जो कि यूजुअली मेल हार्मोन्स होते हैं। उन मेल हार्मोन्स के बढ़ने और ईस्ट्रोजन हार्मोन के बढ़ने से साइकिल तो डिस्टर्ब होती ही होती है, लेकिन अनवांटेड हेयर किसे कहेंगे? चेहरे पे जैसे अपर लिप के ऊपर हेयर्स का आना, चिन के ऊपर हेयर्स का आना, या अपने नेचुरल हेयर्स का फॉल होना। इसके साथ साथ पिगमेंटेशन या बहुत ज्यादा एक्ने की शिकायत इन हार्मोन डिस्टरबेंस के साथ बढ़ जाती है। तो यूजुअली फिर पीसीओडी के साथ ये सारे सिम्टम्स भी आने लगते हैं। नेक्स्ट कम्स द ओबेसिटी। अब क्यों मोटापा बढ़ता है? जब साइकिल लेट होते हैं, 2-3 महीने नहीं आ रहे हैं और वजन बढ़ता चला जा रहा है, तो एक इंसुलिन से समझिए जो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन को मैनेज करता है, इंसुलिन नाम का हार्मोन। आमतौर पे जिन परिवारों में आनुवांशिक डायबिटीज की शिकायत होती है, उनमें चाइल्डहुड से ही इंसुलिन प्रॉपर काम नहीं करता और इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर में खराब हो जाता है। ऊपर से ओवरी के हार्मोन ठीक नहीं काम कर रहे, तो दोनों मिलकर के जब आपका कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म मेंटेन नहीं रहेगा तो ओबेसिटी की शिकायत हो जाएगी। तो एक विशियस साइकिल डेवलप हो जाती है, जिसमें पीरियड्स का ना आना, इरिटेबिलिटी बढ़ना, मूड स्विंग्स बढ़ना, डिप्रेशन में रहना, एक्ने हो जाना, अनवांटेड हेयर्स का हो जाना और साथ साथ ओबेसिटी हो जाना। तो ये सब पॉलीसिस्टिक को प्रेसिपिटेट करते हैं सारे सिम्टम्स के साथ। और टोटल लड़कियां किसी भी एज की हों, चाहे वो 6 से 18 साल की 10 से 18 साल की एज की एडोलेसेंट गर्ल्स हों, या शादी हो गई, शादी के बाद इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम फेस कर रही महिलाएं हों, या बच्चा तो हो गया लेकिन लेटर एज में कुछ 25 से 30 साल की एज पर हार्मोन डिस्टर्ब है, साइकिल डिस्टर्ब है, वेट बढ़ रहा है तो पीसीओडी का प्रॉब्लम फेस कर रही हैं, या 35 से 45 साल की उम्र में जो महिलाएं जनरली एग बनना बहुत कम हो जाता है, वो भी इन समस्याओं से जूझती हैं और पीसीओडी उनको भी परेशान कर सकता है। तो जो 10 साल से लेकर के माहवारी की शुरुआत होती है और 45 साल की या 50 साल की उम्र तक जो मीनोपॉज तक का एक सफर हर लेडी की एज में लाइफ के साथ में होता है, उसमें ये पीसीओडी राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल एंड कभी भी किसी एज में प्रेसिपिटेट हो सकता है, शुरू हो सकता है, या शुरू से ही किसी को प्रॉब्लम है तो वो ऑफ एंड ऑन हार्मोन डिस्टरबेंस का प्रॉब्लम देता रहेगा।
तो इसमें दूसरा हमारा ये आता है कारण की इनफर्टिलिटी। यूजुअली अनमैरिड स्थिति से जिन लड़कियों को पीरियड्स डिले होने की शिकायत, कम होने की शिकायत रहती है, तो शादी के बाद एक्सपेक्टेशन फैमिली की होती है कि शादी को साल भर हो गया, 2 साल हो गया, पीरियड नहीं आ रहे हैं, तो वो लोग बार बार यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखते रहते हैं, लेकिन उसमें नेगेटिव आता रहता है। तो फैमिली को भी ये लगता है कि भाई साइकिल डिस्टर्ब है, जाने क्यों प्रेगनेंसी में पॉजिटिव नहीं आता और जाने क्यों प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो अगर इसमें हम अल्ट्रासाउंड करें तो अल्ट्रासाउंड में हमेशा यूट्रस तो नॉर्मल नजर आएगा, लेकिन ओवरीज दोनों पॉलिसिस्टिक नजर आने से ये समझ में आ जाता है कि कहीं ना कहीं इस महिला को पॉलिसिस्टिक ओवरी की या पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की प्रॉब्लम के कारण प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम आ रही है। इसी तरीके से सवाल ये आता है कि क्या करें, तो डॉक्टर को कब कंसल्ट करें या डॉक्टर क्या टेस्ट बताते हैं। तो यूजुअली अगर आप डॉक्टर को, गायनोकोलॉजिस्ट को टाइम से कंसल्ट भी करते हैं तो वो हार्मोन्स टेस्ट करा के, आपका अल्ट्रासाउंड करा के आपकी पूरी मदद करते हैं। तो इसमें डिले साइकिल को कभी भी एक्सेप्ट ना करें। अगर पीरियड्स स्कैंटी हैं, कम हो रहे हैं, टाइम से नहीं हो रहे हैं, तो आप अपनी गायनोकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें और कंसल्ट करके हार्मोन्स टेस्ट कराएं। हार्मोन्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड हार्मोन्स होते हैं उनमें कुछ नाम है, LH हार्मोन, FSH हार्मोन, E2 हार्मोन, डाई एंड्रोस्टेरॉन DHEAS हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। जनरली ये टेस्ट कराने से आमतौर पर पता चल जाता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कितनी गंभीरता से PCOD से सफरिंग है या किसी और वजह से हार्मोन्स प्रॉब्लम दे रहे हैं। तो इसके साथ साथ बहुत सारी लेडीज में ये सवाल आता है कि भाई थायराइड की प्रॉब्लम के कारण तो ये समस्या नहीं है। हाँ, यस, जैसे कि किसी भी कंपनी को चलाने के लिए एक अच्छे मैनेजर की जरूरत होती है, ऐसे ही थायराइड हमारा मैनेजर का काम करता है। तो यंग लड़कियों से लेकर किसी भी एज की महिलाओं में अगर T3, T4, TSH हार्मोन खाली पेट का सुबह का ब्लड टेस्ट कराने से थायराइड की डिस्टर्बेंस मिलती है, तो हमेशा अवॉइड करने की बजाय डॉक्टर से कंसल्ट करें और थायराइड को भी अपना मेंटेन करने की कोशिश करें। तो मैं समझती हूँ कि अब अगर कोई महिला इनफर्टिलिटी फेस कर रही है, मतलब शादी के बाद उसको प्रेगनेंसी होने में समस्या आ रही है, तो झिझके नहीं। एक TVS अल्ट्रासाउंड, ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड गिव्स अ वेरी गुड पिक्चर। अल्ट्रासाउंड के यूट्रस की लाइनिंग और ओवरी के हॉर्मोन्स, अगर मेंसेस के सेकेंड डे का हम अल्ट्रासाउंड करते हैं और उसमें हमें बहुत सारे एग्स अनरप्चर्ड ओवरी में मिलते हैं और साथ में उसकी एंडोमेट्रियम की झिल्ली 2 से 3 मिलीमीटर की मिलती है, तो हम इसको हार्मोन टेस्ट करा के बिल्कुल आराम से ट्रीटमेंट हो जाता है। लेकिन इसमें 50% मरीज का अपना हाथ है जो PCOD को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि आजकल के बदलते खान पीन के चलते, स्ट्रेस लेवल के चलते हमारे बहुत से बच्चे, सभी माँ बाप अपने बच्चों को, लड़कियों को पढ़ाते हैं, पढ़ाने के लिए बाहर हॉस्टल में भेजते हैं। तो जैसा भी डाइट वहां मिलता है और जैसा स्ट्रेस लेवल आजकल की यंग जनरेशन फेस करती है, तो मैं भी मदर हूँ, मेरे बच्चे भी बाहर पढ़े हैं, तो हॉस्टल में बहुत अच्छा न्यूट्रिशियस खाना नहीं मिलता और स्ट्रेस लेवल पढ़ाई का बहुत रहता है। तो स्ट्रेस के कारण भी PCOD प्रेसिपिटेट हो सकता है। तो नई जनरेशन के जो बच्चे अपने कैरियर के लिए घर से बाहर रहते हैं, मेरा मैसेज है उन बच्चों के लिए कि लाइफ को अपनी जगह रखें, कैरियर को अपनी जगह रखें और हेल्थ की कॉस्ट पे अपने कैरियर को बनाने के लिए कभी भी अपनी पीरियड्स को, अपने फिजिकल वर्क को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करें और प्रॉब्लम बढ़ने से पहले ही अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। उनके बिजी शेड्यूल में, ऑफिस आने जाने में अगर वो अपना टाइम नहीं निकाल पाते हैं क्लिनिक में जाने का, तो हमारी डॉक्टर दीदी drDidi.com पे हमेशा अवेलेबल है।
आप अपनी कोई भी समस्या अपने ऑफिस आवर्स में भी हमसे अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट कर सकते हैं। प्लस जो जरूरी जांचें या अल्ट्रासाउंड वगैरह डॉक्टर दीदी बताती हैं वो टाइम टू टाइम कराएं और अपने आप को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। और स्ट्रेस बढ़ने के साथ जो कैरियर का मैनेजमेंट करने के लिए दौड़ भाग, खान पीन जो कॉम्प्रोमाइज करते हैं, उसको कैरियर से की प्रायोरिटी में इग्नोर ना करें। ये मेरा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मैसेज है बच्चों के लिए कि कहीं भी हॉस्टल में अगर अच्छा खाना नहीं मिलता तो आप फ्रूट्स वगैरह लेके, वेजिटेबल्स लेके, और बहुत अगर आपका सिटिंग का काम है तो थोड़ा लिफ्ट अवॉइड करके, स्टेयर्स यूज करके अपना स्ट्रेस को जरूर मेडिटेशन और खान पीन से अपना मैनेज करें तो आपके हार्मोन डेफिनेटली मेंटेन रहेंगे। और टाइम टू टाइम डॉक्टर दीदी से ऑनलाइन कंसल्ट करके अपना हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि पीसीओडी मेनली एडोलेसेंट एज ग्रुप की, यानी कि कुछ 17-18 साल के लड़कियां जो घर से बाहर पढ़ने निकलती हैं, हॉस्टल में पढ़ाई करती हैं या जॉब के लिए ऑफिस में आती जाती रहती हैं, ये सबसे ज्यादा मैं समझती हूँ जो आजकल हम अपनी क्लिनिक में फेस कर रहे हैं कि यही लड़कियां हैं जो सबसे ज्यादा पीरियड्स की इरेगुलरिटी के लिए, ओबेसिटी के लिए या किसी भी और हेल्थ हैजार्ड्स के लिए सफर करती हैं। और टाइम की कमी में, कुछ हिचक के कारण सिर्फ गूगल कर करके अपना देखते रहते हैं पर डॉक्टर को कंसल्ट नहीं करते हैं। तो मेरा उन सब के लिए मैसेज है कि प्लीज अपनी हेल्थ को इग्नोर ना करें। लाइफ में ऊंचाइयों को छूना, कैरियर में ऊंचाइयां छूना बहुत जरूरी है। घर से बाहर भी रहना पड़ता है लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ। तो इस प्रोग्राम को मैं आगे बढ़ाते हुए पूर्वी जी को रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी हमारे बच्चे आज हमारे साथ लाइव फेसबुक पे जुड़े हैं उनके सवाल लें और हम भरसक कोशिश करेंगे डॉक्टर सीमा दीदी, डॉक्टर अनीता दीदी कि हम आपकी मदद कर सकें और आपके सवालों का जवाब देंगे। बहुत बहुत यू पूर्वी जी। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने बहुत ही आसान तरीके से समझाया पीसीओडी के बारे में। अब मैं स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर दीदी सीमा अग्रवाल जी का, पैट्रन ऑफ mydoctordidi.com, और लगभग 40 से भी ज्यादा सालों से आप अपनी सेवाएं दे रही हैं। आपका एक पीसीओडी केयर सेंटर भी है जिसमें पीसीओडी से ग्रसित महिलाओं और लड़कियों को फ्री ट्रीटमेंट दिया जाता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर दीदी सीमा जी। थैंक यू। थैंक यू। और साथ में हमारे मंच को अपनी उपस्थिति से सुशोभित कर रही हैं डॉक्टर दीदी अनीता मलिक जी, मेंटर ऑफ mydoctordidi.com, और लगभग 45 सालों से अपनी सेवाएं देकर समाज को अलंकृत कर रही हैं। आप बहुत ही मृदुभाषी हैं और किशोर अवस्था के विभिन्न स्वास्थ्य संबंधित मुद्दों को सुलझाती हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर दीदी अनीता जी। थैंक यू। नमस्कार पूर्वी। नमस्कार मैम। अब मैं ज्यादा समय न लगाते हुए डॉक्टर दीदी सीमा जी से पूछना चाहूंगी कि मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी क्या होती है। फेसबुक पर कमेंट्स में मिस मेघा मित्तल गुप्ता और उनके अलावा कई लेडीज हमारे से पूछ रही हैं कि भाई मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी क्या होती है, कैसे इसको कंसीडर किया जा सकता है। प्लीज डॉक्टर दीदी सीमा जी हमें इस बारे में बताइए। सबसे पहले गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड ग्रीटिंग्स ऑन दिस स्पेशल वैलेंटाइन डे। थैंक यू मैम। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है। अभी डॉक्टर रेणु अग्रवाल ने बहुत अच्छी तरह से एक फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो मिनार्की मने जब पहली बार मेंसेस होता है उसके बारे में बताया। नॉर्मली साइकिल्स 28 डेज की होती है, लेकिन ये साइकिल 21 डेज से 45 डेज तक हो सकती है। ये नॉर्मल वेरिएशन है। और यूजुअली ये जो है स्टार्ट होता है मेंसेस एट द एज ऑफ 12-13 years, बट
बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग गुड हेल्थ ऑफ विमेन मेनार्की अब आजकल जल्दी देखने को मिल रहा है। तो जो साइकिल है, पहले तो एक साइकिल क्या होती है समझ लें। साइकिल का मतलब अगर हम जो पीरियड हुआ है उसका डे 1 लें और जो नेक्स्ट साइकिल का डे 1 है, तो वो जो टाइम पीरियड है जो यूजुअली 28 to 30 डेज का होता है, वो एक साइकिल बनाता है। तो जो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज होती हैं वो 2 तरह की हो सकती हैं, कि या तो साइकिल इरेगुलर हो, और जैसा कि अभी बताया गया कि फ्लो 3 to 7 डेज होता है। फ्लो मीन्स फेज ऑफ ब्लीडिंग, फेज ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग। तो ये भी वेरी हो सकता है, किसी में 2-3 दिन होता है, किसी में 5-6 दिन होता है, दोनों ही नॉर्मल है। एबनॉर्मलिटी या तो साइकिल की हो सकती है या ब्लीडिंग फेज की हो सकती है। तो एबनॉर्मलिटीज या तो ये हो सकती है कि वो जल्दी जल्दी पीरियड्स हों। जल्दी पीरियड्स मीन्स अगर किसी को 30 डेज की साइकिल है, 21 डेज की साइकिल है या 40-45 डेज की साइकिल है, साल में 1 या 2 बार पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं, बढ़ के भी हो सकते हैं, जल्दी भी हो सकते हैं। लेकिन अगर ये साइकिल रेगुलरली स्किप होने लगे या जल्दी होने लगे, जैसे 21 दिन की साइकिल हर 15 दिन में होने लगे, 14 दिन में होने लगे, ज्यादा बार होने लगे, तो हम इसको पॉलीमेनोरिया कहते हैं। पॉली मीन्स अभी जैसे बताया पॉलीसिस्टिक, पॉली मीन्स मैनी, है ना। तो जो नॉर्मल साइकिल है उससे ज्यादा साइकिल्स अगर होने लगे तो उसको हम लोग पॉलीमेनोरिया कहते हैं। अगर साइकिल्स देर में होने लगे, जैसे अगर किसी लड़की को या किसी लेडी को साइकिल्स 30 डेज की होती है और नेक्स्ट साइकिल 35-40 डेज होती है, और वो फिर कभी 45 डेज हो गई, कभी 35 डेज हो गई, तो उसको हम लोग डिलेड साइकिल या ओलिगोमेनोरिया कहते हैं। ये पॉलीमेनोरिया और ओलिगोमेनोरिया मतलब जल्दी होना और देर होना नॉर्म वैसे भी हो सकता है और इरेगुलर भी हो सकता है। तो 3 तरह की एबनॉर्मेलिटी हो गई कि या तो साइकिल शॉर्ट हो गई, या साइकिल लॉन्ग हो गई, या साइकिल इरेगुलर हो गई। तो ये तो साइक्लिकल डिस्टर्बेंस हो गया। दूसरा डिस्टर्बेंस हो सकता है फ्लो का। फ्लो ज्यादा हो सकता है, वॉल्यूम फ्लो का अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग ज्यादा हो सकती है, उसमें क्लॉट्स आ सकते हैं जिसको हम लोग मेनोरेजिया कहते हैं। ज्यादा दिन तक हो सकते हैं कि 4-5 दिन हुआ की जगह 7-8-10 दिन हो गया, किसी को और भी प्रोलॉन्ग हो जाता है, 2 वीक्स तक भी हो सकता है। तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं। नॉर्मली हार्मोनल इन्फ्लुएंस में होता है, और अक्सर स्पेशली जब हम लोग बात कर रहे हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज सिंड्रोम की, सिंड्रोम इज अ बेटर वर्ड देन पीसीओडी, बट पीसीओ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज वाज द फर्स्ट नॉमेनक्लेचर, और पीसीओडी साउंड्स बोलने में वो लगता है, तो कॉमनली पीसीओडी कहते हैं, बट इट इज अ collection of various abnormalities in the body. So the correct word is polycystic ovarian syndrome. तो इसमें जो है फ्लो धीरे धीरे कम होता है। जैसे एक साइकिल अगर आपकी 7 दिन का फ्लो है, आपकी धीरे धीरे साइकिल प्रोलॉन्ग होने लगेगी। 28 डेज की साइकिल 34, 35, फिर 38, फिर 40, फिर और डिले, फिर स्किप होने लगेंगी, फिर हो सकता है 5-5, 6-6 महीने तक ना हो। सिमिलरली जो फ्लो है वो भी 6-7 दिन की जगह 5 दिन हुआ, 5 दिन की जगह 3-4 दिन हुआ, फिर और कम हुआ, और साथ साथ नॉट ओनली द डेज बट द फ्लो भी कम हो गया। तो इसको हम लोग ओलिगोमेनोरिया या हाइपोमेनोरिया कहते हैं। तो ये दोनों ही चीजें दे डिमांड केयरफुल इवेल्युएशन ऑफ द गर्ल, और अगर साथ साथ इन इरेगुलरिटीज के साथ साथ अगर फेशियल हेयर एबनॉर्मल पे फेशियल हेयर ग्रोथ हो, छाती पे बाल आने लगे, और साथ ही जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है वेट बढ़े, और फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज हो, क्योंकि डायबिटीज और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का बहुत गहरा संबंध है। तो उस सूरत में तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करके, और अगर आप इनिशियल फेजेस पे ही आप ध्यान देंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम्स जल्दी कवर अप होंगे। जी बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर दीदी। अब जालंधर से हमारे पास एक क्वेश्चन आया है, प्रीति जी ने पूछा है, और मोदी नगर से कोमल जी ने भी एक क्वेश्चन मुझसे पूछा है कि आखिर ये ओबेसिटी क्या होती है। जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि पीसीओडी के जो मेन लक्षण होते हैं उनमें ओबेसिटी एक मेन रीजन होता है, सिम्टम होता है। तो ये ओबेसिटी क्या होती है? क्या केवल वेट गेन को ही ओबेसिटी कहा जाता है?
तो अब मैं गुजारिश करूंगी डॉक्टर दीदी अनीता जी से, प्लीज हमें बताइए ओबेसिटी के बारे में मैम। हेलो, हाँ जी, नमस्कार। एंड डॉक्टर दीदी से प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए सभी दर्शकों का, सब पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है। हाँ पूर्वी, जैसे आप कह रहे हो, पीसीओडी, जिसको अब हम लोग कहते हैं पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, क्योंकि इसमें बहुत सारे सिम्टम्स एंड क्लिनिकल फीचर्स जुड़ गए हैं, तो इसमें ओबेसिटी एक बहुत प्रोमिनेंट फीचर है। और ओबेसिटी क्या है? मोटापा हम कह देते हैं वो मोटा है या मोटी है, तो मोटापा जब एक्सेस बॉडी फैट हो जाती है उसको हम लोग ओबेसिटी कहते हैं। और ओबेसिटी जो रिजल्ट होती है, मतलब किस वजह से ओबेसिटी हो जाते हैं या किस वजह से ओबेस हो जाते हैं लड़के और लड़कियां, जब जैसे कि डॉक्टर रेणु जी ने और डॉक्टर सीमा जी ने बहुत अच्छी तरह बताया कि जो हार्मोनल हमारे चेंजेस एडोलेसेंट एज ग्रुप में आने लगते हैं वो हमारे बॉडी मेटाबॉलिज्म को मैनेज करते हैं, जिसमें फैट मेटाबॉलिज्म भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और ये रिजल्ट जो ओबेसिटी रिजल्ट होती है जब हमारी बॉडी का कैलोरिक इंटेक बढ़ जाता है, मतलब हमारे जितने शरीर को जरूरत है कैलोरीज की, उससे ज्यादा हम उसको इंटेक में लेते हैं और उसको हम मतलब कंज्यूम नहीं कर पाती हमारी बॉडी। मतलब जैसे अगर इनएक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी कम है और उस वजह से वो जब कंज्यूम नहीं हो पाएंगी तो वो फैट डिपोजिशन बॉडी का बढ़ जाता है। तो अब ये जो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये ओबेस है, तो इसको हम लोग एक BMI होता है, बॉडी मास इंडेक्स, जिसकी वजह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि ये पर्सन या लड़की या लड़का ओबेस है। बॉडी मास इंडेक्स या BMI जिसको कहते हैं, उसकी एक डेफिनेशन है जो हम लोग फॉर्मूला है एक्चुअली, इनफैक्ट कहना चाहिए, जैसे बॉडी वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ दैट पर्सन इन स्क्वायर। इसको हम जब फैक्टर से इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं तो BMI इंडेक्स 25 से अगर ज्यादा आता है तो वो ओबेसिटी लेवल किया जाता है ना। और इसका नॉर्मल जो एक फैक्टर रेंज लिया जाता है हेल्दी रेंज में 18.5 से 24.9 BMI इंडेक्स को हम लोग गिना जाता है। अच्छा, ओबेसिटी क्यों डेवलप होती है? अगर हमारी फिजिकल एक्सरसाइज कम है, वेट और डाइटरी इंटेक ज्यादा है, जैसे हमारी अगर हम हाई फैट डाइट ले रहे हैं, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट ले रहे हैं, एक्टिविटी बिल्कुल बॉडी की कम है, आजकल जैसे हॉस्टल में है या वर्किंग गर्ल्स हैं, तो क्या होता है, खाना खाए जा रहे हैं, बॉडी एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है। जैसे रेणु जी ने भी बताया, अगर आप हॉस्टल में हैं तो आप थोड़ा अपने को एक्टिव रखें, लिफ्ट का यूज ना करें, एक्सरसाइज योगा अपने को कुछ एक शेड्यूल बनाएं और रेगुलर एक्सरसाइज करें। और जो अपना डाइटरी हैबिट्स को चेंज करें, जैसे हाई फाइबर डाइट लें, लो फैट डाइट लें, हाई प्रोटीन डाइट आप कंज्यूम करें और एक रेगुलर पैटर्न अपने सोने का, खाने का बनाएं, फास्ट फूड अवॉइड करें। ये सब चीजें आपके बॉडी फैट को बढ़ाते हैं। और ओबेसिटी इन रिटर्न सारी और बीमारियों की भी जड़ है। जैसे अगर आप ओबेस हैं तो आपका हाइपरटेंशन, हाई बीपी, डायबिटीज, कार्डियक प्रॉब्लम्स, थायराइड और ये सब चीजें बढ़ जाती हैं। और पीसीओडी तो एक फीचर है ही है। तो अब आप अपने ओबेसिटी को कंट्रोल करेंगे तो ये हार्मोनल पैटर्न भी आपका रेगुलेट रहेगा। तो एक मोटापा बहुत बीमारियों की जड़ है और इसको आपके हाथ में है इसको कंट्रोल करना। अपनी डाइट कंट्रोल करिए, एक्सरसाइज रेगुलरली करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, तो आप अपने को संभाल सकते हैं। और ये सब हमारी ड्यूटी है कि हम अपने को हेल्दी रखें। थैंक यू पूर्वी जी, बहुत ही सही जानकारी दी डॉक्टर दीदी आपने। कहने का मतलब ये है कि ईश्वर ने हमें ये शरीर दिया है और अब इसकी देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। तो ओबेसिटी मतलब मोटापे से बचना हर एक बीमारी से बचने की पहली सीढ़ी है। अब मेरा अगला सवाल डॉक्टर दीदी रेणु जी से है, जो पूछा है रामपुर से पूनम और औरंगाबाद से नेहा और साथ ही बरेली से अंशु जी जैसे और भी कई महिलाओं ने हमें मैसेज करके बताए हैं कि उनके चेहरे पर अनचाहे बाल हो गए हैं, साथ ही पिगमेंटेशन भी बहुत ज्यादा हो गया है। तो इस समस्या से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है?
हाँ पूर्वी जी, जैसे कि अच्छे शरीर, मोटापे रहित शरीर के साथ अच्छी हेल्थ के साथ सुंदर दिखना भी हमारा राइट है। हर लड़की चाहेगी कि अच्छी स्किन हो और हम अच्छे दिखें, तो उसके लिए सबसे ज्यादा चिंता का विषय यंग लड़कियों में माहवारी के डिस्टरबेंस के साथ में या माहवारी नॉर्मल होते हुए भी चेहरे पे एक्ने का निकलना। जब जनरली 11 से 13 साल की लड़की को पीरियड स्टार्ट होते हैं तो एक्ने की समस्या भी बढ़ जाती है, या गर्दन के या पीछे की तरफ छोटे छोटे मस्से या पिगमेंटेशन बढ़ जाता है, या अनवांटेड हेयर्स अपर लिप पे और चिन के ऊपर आने लगते हैं। तो इसके पीछे वही पीसीओडी के साथ में एंड्रोजन हार्मोन होता है, मेल हार्मोन्स होते हैं जो बढ़ने लगते हैं, और फीमेल्स की जो नैसर्गिक त्वचा या सुंदरता है उसको हर लड़की खोने लगती है। तो एक हीन भावना और एक हीन भावना के एहसास से लड़कियां ग्रसित हो जाती हैं। तो आमतौर पे इस सब चीज के लिए जनरली पेरेंट्स एडवाइस करते हैं कि स्किन स्पेशलिस्ट को दिखा लें। अब स्किन स्पेशलिस्ट आपको कुछ कुछ क्रीम्स लगाने के लिए कुछ कुछ और रेमेडीज बता देंगे, या ब्यूटी पार्लर में जाएंगी तो वो थ्रेडिंग और ब्लीचिंग और ये सब कराने लगेंगे। लेकिन आप ये सब जरूर जानने की कोशिश करें कि इनके पीछे छुपा रीजन क्या है। तो कोई भी अगर आप लेडी डॉक्टर या गायनोकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करेंगे तो सबसे पहले वो फिर से हार्मोन्स की बात करेंगे कि आपके हार्मोन डिस्टर्ब हो सकते हैं, आपका उसके ऊपर माहवारी पे प्रभाव पड़ सकता है, तो आप हार्मोन टेस्ट कराएं। तो ये समझ के चलें कि रीजन हिडन कहीं और है और वो रिफ्लेक्ट कहीं और हो रहा है। तो बेसिकली ओवरी के हार्मोन डिस्टर्ब हैं, जो एक लव हार्मोन है या जो एक हर लेडी की सुंदरता के लिए जो लेडी का हार्मोन है, अगर वो डिस्टर्ब होगा तो मेल के हार्मोन्स बढ़ जाएंगे। जैसे मैंने बताया कि 10 से 11 साल तक लड़के लड़कियां एक से दिखते हैं, फिर डेवलपमेंट लड़कियों में लड़कियों की तरीके से होता है, तो वो हार्मोन पीछे से काम नहीं करेगा तो एंड्रोजन या मेल हार्मोन बढ़ जाएंगे। तो लड़कियों में जो लड़कों जैसे हेयर पैटर्न है वो अगर आते हैं और एक्ने बढ़ जाते हैं और इसके साथ में उनकी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी या ओबेसिटी जैसे हम बार बार एक बात कर रहे हैं, तो उसके पीछे छुपा ये कारण हो सकता है। तो सबसे पहले अपना स्किन का हाइजीन भी मेंटेन रखें, समय समय पे फेशियल कराने या थ्रेडिंग कराने में भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जो उसके पीछे का रीजन है अपनी लेडी डॉक्टर या किसी भी गायनोकोलॉजिस्ट को या हम में से कोई भी डॉक्टर दीदी को कंसल्ट करके अपना खान पीन, अपना मोटापा, अपने हार्मोन्स को बैलेंस करके भी आप 90% तक अपनी एक्ने की, अपने पिगमेंटेशन की और अनवांटेड हेयर्स की प्रॉब्लम पे बिना बहुत ज्यादा मेडिकेशन के, बिना स्किन स्पेशलिस्ट को कंसल्ट किए, बिना पार्लर जाए भी नेचुरल नैसर्गिक त्वचा को पा सकते हैं। जी बहुत सही कहा आपने डॉक्टर दीदी रेणु जी। जनरली क्या होता है कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं तो गर्ल्स पार्लर में जाके उसको ट्रीट कराती हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि जो प्रॉब्लम हो रही है वो बेसिकली हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो रही है। आई होप सभी इस प्रॉब्लम बेसिक रीजन को समझेंगे और सही तरीके से उसका उपचार करने में अब सक्षम होंगे। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ना चाहूंगी, जो पूछा है मुजफ्फरनगर से वंदना जी ने कि पीसीओडी के लिए जो हार्मोनल टेस्ट कराया जाता है वो मेंसेस के दूसरे दिन खाली पेट ही क्यों कराया जाता है? डॉक्टर दीदी सीमा जी कृपया हमें इस बारे में बताइए। जो पीसीओडी के टेस्ट होते हैं वो एक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टिगेशंस हैं ब्लड के, जो डे 2 पे कराए जाते हैं, और वो हार्मोनल पूरा प्रोफाइल होता है उसमें। क्योंकि अभी हम, जैसा मैंने बताया कि पीसीओडी का लिंक बहुत ज्यादा डायबिटीज से होता है, तो उसमें एक फास्टिंग ब्लड शुगर भी कराया जाता है। थायराइड से उसका रिलेशन है, इसलिए हम लोग थायराइड प्रोफाइल भी कराते हैं। कुछ मेल हार्मोन्स, जैसा अभी चर्चा हो रही थी कि टेस्टोस्टेरोन है, एक और हार्मोन होता है DHEAS शॉर्ट में कहते हैं, ये एड्रिनल ग्लैंड का हार्मोन है। साथ में HbA1c
और इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स में AMH भी कराते हैं। तो ये एक पूरा एक क्लस्टर ऑफ टेस्ट है। डे 2 पे इसलिए कराते हैं कि इसको समझने के लिए ओव्यूलेशन को समझना पड़ेगा। अभी डॉक्टर रेणु ने बताया कि PCOD क्यों होता है। PCOD ओव्यूलेशन होता है। नॉर्मली 2 सेट्स ऑफ हार्मोन्स होते हैं। एक सेट ऑफ हार्मोन ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं जो हमारी ओवरी सिक्रीट करती है, और 2 फेजेस ऑफ साइकिल होते हैं। फर्स्ट फेज ओव्यूलेशन तक जनरली अगर 28 डेज की साइकिल है तो फर्स्ट 14 डेज वो ईस्ट्रोजेनिक फेज कहलाता है, और सेकेंड फेज दैट इज आफ्टर ओव्यूलेशन ऑन 13-14th डे वो प्रोजेस्टेरोन फेज कहलाता है। ये दोनों फेजेस हमारी बॉडी की जो मास्टर ग्लैंड है, जिसको हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, उसके इन्फ्लुएंस में काम करते हैं। फर्स्ट फेज में FSH सिक्रीट होता है और वो ओवरी के ईस्ट्रोजन को स्टिमुलेट करता है, और जब एक बार ओव्यूलेशन हो जाता है और उससे पहले थोड़ा थोड़ा LH जो दूसरा हार्मोन है पिट्यूटरी का वो बढ़ता है, और ओव्यूलेशन के टाइम पे एक LH सर्ज होती है। उसके बाद ओव्यूलेशन होने के साथ साथ फिर वो धीरे धीरे कम होके एट द टाइम ऑफ नेक्स्ट मेंसेस वो लोअर लेवल पे आ जाता है। अगर ओव्यूलेशन नहीं होता है और एग्स रप्चर नहीं होते हैं, वो ग्रो नहीं करते हैं और पेरिफेरी पे जाके इकट्ठे होते रहते हैं, अगर साइकिल दर साइकिल ऐसा होता है तो एक अपीयरेंस तो बनी जाती है। साथ ही LH जो है वो कम नहीं होता है। LH कम भी नहीं होता है, हो सकता है बढ़ जाए। तो जो मेंसेस के फर्स्ट डे और सेकेंड डे FSH मैक्सिमम होता है, LH कम होता है। पर PCOD में क्योंकि ओव्यूलेशन नहीं हुआ तो LH बढ़ा रहता है। तो अगर आप डे 2 पे टेस्ट करेंगे, और जैसा कि डे 2 पे अल्ट्रासाउंड करेंगे, तो अल्ट्रासाउंड में तो आपको पिक्चर मिल जाएगी एक वो नेकलेस पैटर्न की, ओवरी का साइज बढ़ा हुआ, और जो इन्वेस्टिगेशंस होंगे उसमें LH बढ़ा हुआ होगा, FSH कम होगा। अगर ये रेशियो मोर देन 1 है और 2 या 2 से अबव है तो दैट इज अ डेफिनेट साइन कि दिस पर्टिकुलर गर्ल और वुमन is suffering from polycystic ovarian syndrome. फास्टिंग कराते हैं कि हमें शुगर और थायराइड फास्टिंग करानी होती है। ठीक है, नेक्स्ट मैम। थैंक यू सो मच मैम। अब वक्त है हमारे क्विज का, जो हम लोगों को 3 क्वेश्चन आपसे पूछने हैं। कृपया कमेंट बॉक्स में उन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए और जल्दी फिर हम विनर का अनाउंसमेंट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय BMI? BMI की फुल फॉर्म क्या होती है? तो दोस्तों जल्दी से कमेंट करके हमें बताइए। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो सहारनपुर से प्रिया और लखनऊ से नुपुर जी ने पूछा है कि जो PCOD की टेस्ट के लिए अल्ट्रासाउंड कराया जाता है वो कब और कैसे कराया जाता है, और क्या ये PCOD को डायग्नोस सही तरीके से कर देता है? डॉक्टर दीदी अनीता जी, आपसे गुजारिश है, कृपया हमें इस बारे में समझाइए। हाँ, हेलो। अभी जैसे डॉक्टर सीमा जी ने भी बताया कि ये जो हार्मोनल चेंजेस बॉडी में हो रहे हैं और ओवेरियन में वही चेंजेस होते हैं, तो ये छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं। और एक PCOD का बहुत डायग्नोस्टिक होता है जो हम लोग डे 2 पे करते हैं अल्ट्रासाउंड से, ओवेरीज का। लेकिन इसमें स्पेशल अपीयरेंस होता है, जैसे सिस्ट ओव्यूलेशन जब नहीं हो पाता है तो ये सिस्ट मतलब ओवम रप्चर नहीं होता है तो उसमें कलेक्ट हो जाते हैं। तो ये नेकलेस पर्ल नेकलेस अपीयरेंस की तरह ओवरी का जो साइज है बढ़ जाता है, स्ट्रोमा जो टिश्यू है, स्ट्रोमल टिश्यू ओवरी का, वो बढ़ जाता है और ये सिस्ट सारे पेरिफेरी में अरेंज हो जाते हैं। और एक स्पेशल अपीयरेंस, इनका साइज भी जो फॉलिकल्स होते हैं ये 2 to 9 मिलीमीटर्स होते हैं और मोस्टली 10 to 12 नंबर्स में ये फॉलिकल्स अरेंज होते हैं। लेकिन तभी हम, जब ये टिपिकल अपीयरेंस होता है तभी हम इन्हें पॉलीसिस्टिक ओवरीज डायग्नोस करते हैं। लेकिन यदा कदा, जैसे अल्ट्रासाउंड पेन एब्डोमेन के लिए कराया तो पूरा होल एब्डोमेन का होता है, तो उसमें भी कभी कभी 2-4 सिस्ट ओवरीज में नजर आ जाते हैं और पेशेंट परेशान हो जाते हैं कि ये जो सिस्ट नजर आ रहे हैं ये हमें सिस्टिक ओवरी हो गई है, हमें तो PCOD हो गया। और अल्ट्रासाउंड वाले भी उसमें सिस्टिक ओवरी लिखते हैं तो मरीज ये सोच लेते हैं कि हम PCOD के पेशेंट बन गए। ऐसा नहीं है। एक दो सिस्ट ये फिजियोलॉजिकल सिस्ट होते हैं, जो हार्मोनल लेवल चेंज होते हैं तो ये बनते रहते हैं और डिसअपियर भी हो जाते हैं।
लेकिन अगर टिपिकल अपीयरेंस जब तक नहीं होता तब तक और फीचर्स इन पॉलिसिस्टिक ओवरी के साथ हार्मोनल चेंजेस आपके होने चाहिए जो हार्मोनल टेस्ट से पता चलता है, और प्लस उसके साथ मेंसेस इरेगुलरिटी, ये 3 क्राइटेरिया पीसीओडी को डिफाइन करते हैं। इन 3 क्राइटेरिया, इरेगुलर मेंसेस, आपका हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस प्लस अल्ट्रासाउंड में ये पीसीओडी के चेंजेस, इन 3 क्राइटेरिया में से कोई भी 2 क्राइटेरिया का होना जरूरी है, तभी हम उसको पीसीओडी कहते हैं। तो इसलिए आप परेशान ना हो, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए, डॉक्टर दीदी से संपर्क करिए। कोई आपको परेशानी है आप ऑनलाइन भी संपर्क कर सकते हैं। सिर्फ एक अल्ट्रासाउंड से ही नहीं सब चीजें डायग्नोज होती कि ये पीसीओडी है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दीदी। आपने बिल्कुल सही कहा कि केवल अल्ट्रासाउंड से हर चीज डायग्नोस नहीं की जा सकती। अब मैं अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ना चाहूंगी, जो प्राची जैन जी कमेंट बॉक्स में पूछ रही हैं कि पीसीओडी डायग्नोस होने के बाद क्या करना चाहिए ताकि इस समस्या को ठीक किया जा सके। डॉक्टर दीदी रेणु जी, प्लीज आप हमें इस बारे में बताइए, इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है पीसीओडी का। बहुत ही जरूरी मैसेज जो डॉक्टर दीदी की तरफ से मैं सब यंग जनरेशन को देना चाहूंगी कि अगर पीसीओडी को शुरुआत में ही पकड़ के उसके पीछे पड़ जाओ तो यू कैन अचीव द गोल कि उसे पीसीओडी बनने ही ना दिया जाए, और दैट इज पॉसिबल। अब कैसे पॉसिबल है, तो जो मैं समझाना चाहूंगी सबसे पहले कि स्टे पॉजिटिव और लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट। लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट में जो भी कुछ है, मॉडिफिकेशन ऑफ लाइफ स्टाइल में आपके जो सुबह से उठ के रात तक का रूटीन, चाहे वो वर्किंग हो, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो जॉब पे हो, मेरा मानना ये है कि जो एक सेइंग है ना हमारी पुरानी हिंदुस्तान की, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, उसे जरूर फॉलो करें। सनराइज के साथ उठने से जो हमारे शरीर में सबसे अच्छे हार्मोन रिलीज होते हैं वो मन को एक पॉजिटिविटी देते हैं। तो सूर्य दर्शन और सूर्य नमस्कार सीखें और अपनी पुरानी जो एंशिएंट आर्ट है लिविंग की, उसे फिर से रिवाइव करके फिर से अडॉप्ट करें। ये मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है आज की यंग जनरेशन के लिए। तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ सुबह उठ के गुनगुना पानी पीना, थोड़ा लाइट एक्सरसाइजेस करना, अपने को थोड़ा पॉजिटिव वक्त देना और ईश्वर की आराधना के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट में ही आपके खान पीन पे भी फर्क आएगा, एक्सरसाइजेस पे भी फर्क आएगा, आपके सोच विचार में पॉजिटिविटी भी आएगी, तो आपकी हार्मनी विद हार्मोन्स मेंटेन रहेगी और आपका स्वास्थ्य जरूर पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा, चाहे वो लेडी की कोई भी एज हो, चाहे वो 10 से 18 साल की लड़की हो, चाहे वो 18 से 25 साल की रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की लड़की हो, या वो कोई कैरियर वुमन हो, या वो कोई 30 से 35 साल तक की लेडी हो, और या फिर वो 40 से 50 साल के ग्रुप की लेडी हो। तो ये तो हमारा हक है, हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें, अपने दिमाग को अच्छे विचारों से भर के रखें, जिससे कि अगर हमारा थिंकिंग अच्छा होगा तो हमारा शरीर डेफिनेटली अच्छा होगा। तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन इज द आर्ट ऑफ लिविंग, और इस चीज को समझ के सब जनरेशन के, सब एज ग्रुप के लड़कियां इसको जरूर सोचें अपने लिए, और जैसा जैसा जिसके पास है, जैसा एटमॉस्फेयर जिसके चारों तरफ है, उसी में से बेस्ट निकाल के अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए जो जो वो कर सकती हैं, ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन तो बहुत जरूरी है। क्योंकि इस भागदौड़ की, कैरियर की, पैसा अर्न करने की चाह में जो हम आगे आगे भागे जा रहे हैं, हमारा क्या पीछे छूट रहा है, जब तक हम उसे नहीं सोचेंगे तो हम अपनी मदद ही कैसे करेंगे, और जब तक हम अपनी मदद नहीं करेंगे तो हम फिर फैमिली का, बाकी लोगों की हेल्थ का ध्यान कैसे रखें। तो मेरी समझ में लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन सबसे पहली जरूरी चीज है पीसीओडी को कंट्रोल या आगे ना बढ़ने देने के लिए या ना होने देने के लिए। तो हमारे माताओं की भी बहुत बड़ी ड्यूटी हो जाती है कि जिनकी बढ़ती लड़कियां अभी बड़ी हो रही हैं, या जिन पेरेंट्स को अपने बच्चों को पढ़ाना है, बाहर भेजना है, उनको उनके कैरियर की चिंता है, तो सिर्फ इस होड़ में अपनी लड़कियों को आगे ना बढ़ाएं, और उनको साथ में ये वैल्यूज भी दें फैमिली की, और ये समझ भी दें
कि स्वस्थ रहना और अपने जमीन से जुड़े रहना, अपने परिवार के संस्कारों से जुड़े रहना, अपने कैरियर में बाधा नहीं उसका सहयोग बनाए और हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बिल्कुल सही कहा है आपने कि जिंदगी जीने का तरीका अगर थोड़ा बदल लिया जाए, उसको सही कर लिया जाए, तो महिलाएं अपने स्वास्थ्य को अमूल्य बना सकती हैं। बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करना चाहिए अपने स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को, बस थोड़ा जिंदगी जीने का तरीका बदल लिया जाए। अब वक्त है हमारे अगले क्वेश्चन का। मैं पूछ चुकी थी, अपना दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ। इरेगुलर पीरियड्स की हमने बात की, मैम ने बताया भी, तो कोई भी महिला कितने पीरियड्स मिस होने पर मेनोपॉज की सिचुएशन में मानी जाएगी? जल्दी से आप हमें कमेंट्स करके आप आंसर बता दीजिए। कोई भी महिला कितने पीरियड्स मिस होने पर मेनोपॉज की सिचुएशन में मानी जाएगी? आप बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो पूछा है चंडीगढ़ से पारो शर्मा जी ने, रामनगर से आचल जी ने, और भी कई मैसेजेस मेरे पास आए हैं कि पीसीओडी में डाइट कैसी होनी चाहिए। द मेन थिंग इज दैट जिंदगी जीने का तरीका हमने बदल लिया, लेकिन डाइट को हमें सबसे प्रायोरिटी बेसिस पे चेंज करना पड़ता है। तो मैं पूछना चाहूंगी डॉक्टर दीदी अनीता जी से कि डाइट के बारे में हमें कृपया डिटेल में बताइए, डाइट कैसी होनी चाहिए ताकि इस समस्या का समाधान किया जा सके। डॉक्टर दीदी अनीता जी। हेलो, हाँ जी। हेलो, हाँ जी। अच्छा, हाँ ठीक है। देखिए, सबसे पहले जैसे बताया, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में सबसे पहले आपका पॉजिटिव एटीट्यूड। पहले तो ये सोचे कि हमको अपना ओबेसिटी कम करना है और वेट मैनेजमेंट करना है। उसके लिए अपना कोई शेड्यूल बनाया है आपने एक्सरसाइज का, उसको रखें। और डाइट, एक सबसे न्यूट्रिशियस डाइट, बैलेंस डाइट, आपकी जो डाइट है वो ऐसी होनी चाहिए कि वो बैलेंस रहे और आपकी बॉडी की जो आपका वर्क मॉड्यूल है, जो आप अगर यंग गर्ल हैं, आप स्टूडेंट हैं और आप वर्किंग वुमेन हैं और एक हाउसवाइफ है, उनका थोड़ा फर्क हो जाता है अपनी एक्टिविटी के, फिजिकल एक्टिविटी या वर्किंग शेड्यूल के हिसाब से। लेकिन बेसिकली जो डाइट है आपकी हाई फाइबर डाइट होनी चाहिए और उसमें हाई प्रोटीन डाइट हो, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट हो, लो फैट डाइट हो। इस तरह से आप समझ लीजिए। हाई फाइबर डाइट में आपका आएगा कि हरी सब्जियां ज्यादा लें, रफ वेजिटेबल्स, होल व्हीट लें, जैसे ब्राउन राइस आप ले सकते हैं, वेजिटेबल्स, सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, सब कलरफुल, आप विटामिन्स, मल्टीविटामिन्स उसमें होते हैं, उसको आप कंज्यूम करें। होल फ्रूट्स लें, जूस बिल्कुल ना लें क्योंकि उसमें पल्प भी होता है। अक्सर आके गर्ल्स पूछती हैं जी हमें वीकनेस लग रही है, हम जूस पी लें। ऐसा नहीं है, जूस जो है सिर्फ एक एक्सट्रैक्ट है, आप पूरा एज अ होल फ्रूट को साउंड नहीं है। हाँ, ये मैं म्यूट हो गई डॉक्टर अनीता मलिक, साउंड नहीं आ रही। हाँ, वो म्यूट में आ गई। डॉक्टर साहब आप प्लीज अपना म्यूट हटाएं। आप ठीक है। यूज कर सकते हैं, जैसे बादाम है, लेकिन उसको भी ज्यादा क्वांटिटी नहीं लेना है। 5-6 दाने जिसमें 4 बादाम हो। आपका अखरोट ले सकते हैं, किशमिश है, अंजीर है, जो सीजनल चीजें हैं, थोड़ा थोड़ा आप उसको लीजिए। आप प्रोटीन डाइट में जो नॉन वेजिटेरियंस है, एग ले सकते हैं, फिश है और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। मिल्क प्रोडक्ट, आपको कैल्शियम सप्लीमेंट्स होता है जिसमें दही है, पनीर है। हेलो, क्वेश्चन तो नहीं आ रहा। हेलो, कुछ कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है कुछ। हाँ हाँ, हेलो हेलो, कुछ डिस्कनेक्शन हो रहा है। नहीं, अभी ठीक है। नहीं, आवाज वो नहीं है। आ रही है, आ रही है। हाँ, अब हुआ कुछ कनेक्शन। मिल्क प्रोडक्ट्स जरूर कंज्यूम करें क्योंकि कैल्शियम सप्लीमेंट्स मिलता है उसमें, दही है,
आप दूध का दलिया वगैरह बना के, पॉरेज है जो आपके रूटीन में, आजकल तो बहुत सारी चीजें, पोहा है, ओट्स है, ये आप न्यूट्रिशियस डाइट है, ये आप लीजिए। ऑयल्स में जरूरी नहीं है कि घी खाना या उसको मतलब थोड़ा थोड़ा हर चीज, आप बटर है, घी है, ऑलिव ऑयल ये आप कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन इन सब चीजों के साथ फिजिकल एक्टिविटी भी उतनी इम्पोर्टेंट है। कोई गेम्स या स्पोर्ट्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप डेली हाफ एन आवर की वॉक कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप करिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। और सबसे जरूरत है कि अपने को खुश रखना है। जो आपकी हॉबी, जिससे आप प्रसन्न होता है, उसको जरूर करें। और जैसे रेणु जी ने बताया, अपने दिन की शुरुआत एक ईश्वर की प्रार्थना से करें। अपने रात का जो आप सोने से पहले आप ईश्वर का धन्यवाद करिए। आप अपना डे रूटीन को विजुलाइज करें कि हमने आज दिन में क्या करा और हम आप क्या कर सकते हैं। और मतलब अपने को असेस करें अपने को, और अपने को मन को खुश रखने की चीज सबसे जरूरी बात है, रखें। और ईट हेल्दी एंड बी पॉजिटिव, ये मैं सबको एक मैसेज देना चाहती हूँ। डाइट में मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी डॉक्टर मलिक। हाँ जरूर। जो सुबह का नाश्ता है उसमें इट शुड बी हाई प्रोटीन। सुबह सुबह कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेने हैं, क्योंकि वो आपकी इंसुलिन सिक्रीशन को बढ़ाते हैं। फिर आपको इंसुलिन अगर बॉडी में बढ़ता है तो भूख बढ़ती है। अगर आप प्रोटीन लेते हैं तो आपकी स्पाइक होती, कैलोरीज पूरी मिल जाती हैं और आपकी इंसुलिन एक्टिवेशन उतना ज्यादा नहीं होता है। तो एक तो भूख जल्दी नहीं लगती है, दूसरा इंसुलिन जितना ज्यादा होगा उतना आपको वो फैट को इनवाइट करेगा। इंसुलिन, इसीलिए अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, इंसुलिन बढ़ता चला जाता है। अगर बॉडी में पीसीओएस सिंड्रोम है जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, मतलब कि इंसुलिन बढ़ता चला गया लेकिन बॉडी की मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो गया, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए इंसुलिन का बॉडी बढ़ाती रहती है और रेजिस्टेंस होने की वजह से उसका यूज कम होता है, पर वो फैट को बढ़ाता रहता है। तो ये चीज ना हो, उसके लिए आपका जो ब्रेकफास्ट है इट शुड बी हाई प्रोटीन। तो हाई प्रोटीन में बॉइल्ड एग, प्रेफरेबली वाइट पोर्शन, ऑमलेट नहीं लेना है। आप मूंग की दाल की पकौड़ी, चीला ले सकती हैं लो ऑयल में बना के। और ये जो ज्यादा फ्रूट्स है, ये पराठा है या पूरी है, सुबह सुबह के उसमें आप ये चीजें नहीं लेंगे। पोरिज ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं, दाल डाल के दलिया ले सकते हैं। और जो दोपहर के खाने में जो हमारा पहले कहा जाता था कि दाल चावल रोटी सब्जी दही, और एक तरह की प्रोटीन भी नहीं, इट शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स। इसीलिए जो इंडियन डाइट है दैट इज वेरी गुड। आप दाल लेते हैं उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन है, रोटी लेते हैं उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन है, चावल में भी थोड़ा सा प्रोटीन होता है, एंड अ बिग बोल ऑफ दही। दही में सबसे बड़ी बात है प्रोटीन के साथ साथ इसमें प्रोबायोटिक होते हैं। हम लोगों का खान पीन इतना थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है और बहुत ज्यादा चलन हो गया है फास्ट फूड खाने का। अब आप जो चीज की चलन हो गया, आप हर समय बच्चों को या खुद भी ये नहीं कर सकते कि हम तो खाएंगे ही नहीं, दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो उसमें हमें फिर प्रोबायोटिक्स की जरूरत पड़ती है। अब देखिए आजकल हर प्रिस्क्रिप्शन में लोगों के जितने भी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, या हम लोग एंटीनेटल पीरियड में भी, अब ठीक है डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, एक प्रोबायोटिक ऐड कर दो। तो अगर आप दही रेगुलर बेसिस पे लेते हैं तो आपको वो प्रोबायोटिक नहीं लेनी पड़ेगी, और प्रोबायोटिक लेने से आपका डाइजेशन भी ठीक रहता है। तो दिस आई वांटेड टू ऐड। मैं भी एक चीज ऐड करना चाहूंगी। सारे दिन फिर फुर्सत नहीं मिलती, तो एक सेब या कोई केला या एक फ्रूट ब्रेकफास्ट में अगर जोड़ लें तो जो एब्जॉर्प्शन होता है विटामिन का, वो मॉर्निंग में क्योंकि खाली पेट होता है, तो आपके सारे अच्छे गुण जो फ्रूट्स में होते हैं वो सुबह सुबह ले लेंगे तो आपको सारे दिन की बेफिक्री हो जाती है। गुड, ठीक बात है, ठीक बात है। और एक चीज और, जो एक कहा जाता है स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, कि थोड़ा लो कम खाओ लेकिन दो जल्दी जल्दी खा लो, ये दिस इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। क्योंकि सबसे बड़ी बात, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स तो हो जाता है, स्मॉल नहीं होता। और स्मॉल के साथ साथ वो उसकी हु विल एंश्योर द क्वालिटी, कि आप क्या खा रहे हैं। आपने आधा बर्गर ले लिया, मैंने आधा ही तो लिया, या 2 बिस्किट खा लिए। एक्चुअली जितनी भी चीजें वो मैदे वाली हैं, आपका बर्गर हो, आपका बन हो, आपका ब्रेड हो, आपके बिस्किट्स हो, या इस तरह की सारी चीजें जिनमें मैदा यूज होता है, वो सारी चीजें दे आर वेरी बैड एज फार एज वेट इज कंसर्न्ड। तो आपको उस पर रोक लगानी है।
मुझे एक चीज इसमें ऐड करनी है कि मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि गॉड मेड चीजें अपने खाने में रखें, मैन मेड चीजें हटाएं। बिल्कुल ठीक बात है, और उनको भी ट्राई टू ईट रॉ एज मच एज पॉसिबल। आप सब्जी को, जैसे अब जूस है, जूस में नॉट ओनली द फाइबर निकल जाता है, आप जब जूस को उसमें ग्राइंड करते हैं, पहले हाथ से मशीनें थी, तो उसमें जब आप धीरे धीरे चलाते थे तो विटामिन डिस्ट्रॉय नहीं होते थे। अब जो है मिक्सर्स आते हैं, उसमें इतनी हाई फ्रीक्वेंसी से वो चर्न होता है कि उसमें सारे विटामिन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो वो जूस का बस वो सिर्फ मीठा रह जाता है, वॉल्यूम हो जाता है, मतलब कैलोरीज मिल गई आपको, ना उसके विटामिन मिले ना उसके आपके फाइबर्स मिले। सेम चीज कुकिंग की होती है। कुकिंग के भी अब क्या हुआ, पहले गैस आई, जो कन्वेंशनल हीटिंग सिस्टम के बाद पहले गैस आई, अब माइक्रो और ये सब है जिसमें फास्ट पकता है, तो आपके सारे विटामिन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अच्छा, दूसरा जो फ्राइड है उसमें भी आपने डाला, जैसे ही डाला, इवन कितना भी अच्छी चीज हो, आप पालक के पकौड़े खा लीजिए या कच्चा पालक खा लीजिए, फोलिक एसिड अगर आपने पालक पका दिया तो डिस्ट्रॉय हो गया। तो आप जितना ज्यादा, इसीलिए हम लोग कहते हैं सैलेड्स खाओ। और सैलेड्स को भी एक चीज और ध्यान रखनी है, जिस समय खाना है उसी समय काटनी है। आप किसी भी फ्रूट को और वेजिटेबल को काट के रख दीजिए तो थोड़ा बहुत ऑक्सीडेशन होता है कटे, उसमें सरफेस एरिया उसका बढ़ जाता है, तो उसके विटामिन धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। तो ईट एज मच एज गॉड मेड फूड एज यू टोल्ड, एंड इन द गॉड मेड फॉर्म। हाँ, यस। और आजकल फ्रोजन, सीमा जी, फ्रोजन फूड और टिंड फूड, फ्रोजन फूड, टिंड एंड फ्रोजन में फर्क है। टिंड इज यूजुअली उसमें कुछ ना कुछ केमिकल्स डालते हैं, चाहे कितना भी कह दिए जो टिंड फ्रेश रियल जूस है, दे आर नॉट रियल, उसमें कुछ ना कुछ जरूर है केमिकल्स, तो टिंड इज बैड फॉर हेल्थ। जो फ्रोजन है, अगर अच्छी कंडीशन में फ्रोजन है तो इट इज एटलीस्ट बेटर देन स्टेल फूड। आप उसको रखें ठीक से, लेकिन प्रॉब्लम हमारी कंट्री में, पहली बात तो अवेलेबिलिटी की। फ्रोजन फूड उन कंट्रीज में होता है जहाँ 6 महीने जाड़े पड़े रहे, कोई सब्जी नहीं मिलती, या इतना रिमोट एरिया वहाँ चीजें नहीं मिलती। हमारे यहाँ हर समय, हर सीजन के हिसाब से एक टेस्टी चीजें मिलती हैं। और फॉर्चुनेटली हमारे यहाँ अभी भी फैमिलीज हैं, वी डोंट लिव अलोन, इवन हस्बैंड वाइफ डोंट लिव अलोन। अगर रहते भी हैं कि मजबूरी में, तो थोड़े दिन बाद उनका मन करता है घर जाएं। तो वी हैव फैमिलीज, वी हैव पीपल टू कुक। और हमारे यहाँ मतलब बेसिकली होम हेल्प भी रिलेटिवली इजीली मिल जाती हैं, तो क्यों हम फ्रोजन फ्रूट्स पे जाएं, फ्रोजन चीजें पे जाएंगे। ठीक है, कभी कभार चलता है, होटल्स में आप जाते हैं तो प्रोसेस्ड फूड में भी वही बात है। प्रोसेस्ड इज प्रोसेस्ड फूड इज डिस्ट्रॉयड फूड, वो सिर्फ टेस्ट की चीज है। आजकल की यंग जनरेशन ठेलों पे खाना बहुत पसंद करती है, मोमोज है, नूडल्स है, आप क्या कहना चाहेंगे? भाई देखिए, आप उनको इससे तो नहीं कह सकते कि आप कभी मत खाइए, ठीक है, और ये भी नहीं कह सकते आप चलिए हफ्ते में एक बार खाइए। अगर हफ्ते में एक बार का भी कह दिया, उनको समझाइए कि व्हाट इज, व्हाई आर वी सेइंग दिस। अगर ये जनरेशन बहुत स्मार्ट है, हम लोग से ज्यादा स्मार्ट है, हम जब छोटे थे तो बुद्धू थे, इनको अगर आप कन्विंस कर दें व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग, फिर वो आपको बताने लगे कि मम्मी आपने ये कहा था और अब आप यही कर रही हैं। तो आप उनको यू शुड मेक देम अंडरस्टैंड व्हाई वी आर सेइंग दिस, अपने बच्चों को भी उसको भी। एंड मैं तो अपनी क्लिनिक में आजकल कम काम कर रही हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है, समझाती हूँ कि क्यों कहा जा रहा है। आप जब तक समझेंगे नहीं, आप बातें मानेंगे नहीं, तो आप उनको अगर समझाएंगे तो अपने आप ही नहीं लेंगे। और ये कह दो भाई ठीक है, मैं तो जैसे ठीक है, कभी भी ये नहीं कहती कि जैसे मत लो, आप पूरा खाना खा लो, उसके बाद एक पीस पिज्जा का ले लो। अगर घर में आया, सब लोग खा रहे हैं, को बहुत जो पीसीओडी के बहुत लड़कियां ये कहती हैं कि भाई सब आते हैं हमारे घर में और भी औरों को तो मम्मी मना नहीं करती, मुझे मना करती है। तो मैंने, हम तुम्हें भी नहीं मना कर रहे, तुम अपनी नॉर्मल डाइट खा लो, उसके बाद एक पोर्शन धीरे धीरे खाओ, उसका टेस्ट अच्छे से लेके खाओ, तुम्हारी सैटिस्फाइड सेंटर फुल हो जाएगी। और वो होममेड भी हो तो अच्छा रहेगा, होममेड हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। एटलीस्ट यू नो व्हाट यू, जो आपने इंग्रेडिएंट्स डाले। आजकल तो बाहर की चीजों में इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं, आपको आटा किस तरह से पिसा हुआ,
कौन सा वाला आटा, उसमें गंदगी साफ करी गई थी कि नहीं, ऑयल कौन सा लगाया गया। और ऑयल के जब बाकी अगर हम बात करें तो एक ही ऑयल को पका के जो फ्राइड चीजें हैं उसी ऑयल को बार बार यूज करते रहते हैं, उसमें इतने सारे केमिकल चेंजेस हो जाते हैं कि इट बिकम्स एक्चुअली हार्मफुल टू द बॉडी। तो ये सारी चीजों का आपको कंट्रोल नहीं कर सकते बाहर की चीजों में। अब धीरे धीरे लोग समझने लग गए हैं और बाहर की चीजों पे रिलेटिवली कम हो रहा है। और लॉकडाउन का तो बहुत फायदा हुआ है इस चीज में, लोगों ने बहुत ट्राई किया घर में। लॉकडाउन में बहुत अच्छी चीजें हुई हैं, ये लोगों ने, मतलब इट हैज बीन अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। यस, नहीं मदर्स को भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, जैसे मदर्स भी घर पे ही बना के दें बच्चों को, आजकल कर ही रही है मदर्स भी। और थोड़ा पीयर इन्फ्लुएंस भी होता है ना, जैसे इतने सोशल मीडियाज पे और दिखाते हैं जी 1 पे 1 पिज्जा फ्री, तो बच्चे थोड़ा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि भाई चलो क्या है आज, और मदर्स भी थोड़ा रिलैक्स हो जाती हैं, चलो क्या हुआ आज बाजार से मंगा लो, ऐसे वो थोड़ा सा मदर्स को भी हैबिट चेंज करनी पड़ेगी। बिल्कुल एग्जैक्टली चेंज हो जाएगा, और ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग इसको मिलके और बच्चे मदर्स बच्चों के साथ मिलजुल के कुकिंग करें तो ये बच्चे सीखते हैं, कुकिंग भी सीखते हैं और न्यूट्रिशियस भी बन जाता है। हाँ बिल्कुल, दिस इज द की। आप जितना बच्चों को समय देंगे, जितना बच्चों के साथ करेंगे, वो उसको जिंदगी भर याद रखेंगे कि मेरी मम्मी ऐसे करती थी। अब वो फिर आप, इफ यू आर अ रोल मॉडल टू योर चिल्ड्रन, स्पेशली गर्ल्स, they are going to be role models to their children and they will be the role model to the society. हमारी गर्ल की सबसे अच्छी फ्रेंड मम्मी हो सकती है। yes सबसे बड़ी फ्रेंड और सबसे बड़ी गुरु, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, ग्लोरी सुनाने से लेके ABCD सिखाने तक, और फिर बाद में ये सही है ये गलत है। जरूरत कॉन्फिडेंस डेवलप करने की है। एक एज में जब वो वाली एडोलेसेंट एज आती है तो लड़कियों का थोड़ा सा ये हार्मोनल चेंजेस होते हैं। उस समय आप बच्चे को कैसे टैकल कर रहे हैं, आप उसको बॉसिज्म ना दिखा के उसके फ्रेंड बने तो वो आपसे शेयर भी करेगी और आप उसके हाव भाव से, मतलब आई रियली फील सॉरी अगर कोई मदर ये कहती है कि मुझे पता ही नहीं चला, मतलब अब तो खैर बहुत कम हो गया है, बट अनवांटेड प्रेगनेंसीज लड़कियों में आ जाती है कि मुझे पता नहीं चला। भाई तुम अपनी बच्ची के इतना भी डायलॉग नहीं या इतना भी तुम विजिलेंट नहीं हो कि अगर तुम्हारी लड़की का पीरियड मिस हो रहा है, रेगुलर होने वाली है, तो दिस इज लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड ध्यान न रखना। तो ये चीजें सबको सीखनी पड़ेंगी, सबको देखनी पड़ेंगी। आजकल ज्यादा जरूरत है ये सब चीजें सीखने के लिए, बहुत ज्यादा सोसाइटी सीख भी रहे हैं और हर तरह के वो भी हैं, स्मार्टनेस भी बढ़ रही है बच्चों की, ऐसा भी नहीं है आप जरूरी नहीं आप पता लगा पाए। और ये आजकल मैं बहुत देख रही हूँ कि शादी से पहले कांटेक्ट में लड़कियां रह रही हैं और फैमिली को नहीं पता है बॉयफ्रेंड के साथ रहना। दूसरी बात ये कि देखो इनफर्टिलिटी, मैं तो कहती हूँ इनफर्टिलिटी भी इज अ लाइफस्टाइल डिजीज। बिल्कुल डेफिनेटली पूरी इनफर्टिलिटी इज अ लाइफस्टाइल डिजीज। भी लेट मैरिजेस हो रही हैं, आपका वर्किंग है, ये वाला पॉइंट अच्छा उठाया। अब ये सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग देख रहे हैं तो इसको ये जो नॉट ओनली वन पार्टनर, इस एक सब्जेक्ट को हम फिर किसी दिन इस सब्जेक्ट को हम लेंगे, the social aspects and medical aspects of these changes. Over to पूर्वी जी। जी बिल्कुल, बहुत ही उपयोगी जानकारी मिल रही है आज मैम, और आप जरूर, कम से कम मैं जितना कि मुझे ज्ञान मिला है आपसे, खाते वक्त जरूर सोचूंगी कि क्या मेरे लिए बेनिफिशियल है या फिर हार्मफुल है। एक चीज और हाँ जी, ये चीज ध्यान रखना है कि जिस समय खाना खाएं उस समय आपका फोन दूर रखा हो, टीवी ना देख रहे हो, आपको पता ही नहीं चलता आप कितना खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं। और दूसरी बात, यू डोंट रेस्पेक्ट योर फूड। आप धीरे धीरे खाइए, उसको उसका मजा लेके खाइए, ईश्वर का प्रसाद लेके खाइए, ईश्वर की प्रार्थना करके खाइए। बहुत सारे लोग अब कहने लगे कि आप पानी का गिलास भी हाथ में पकड़े तो एक बार उसको ईश्वर में समर्पित कर दे, ईश्वर की एनर्जी उसमें आएगी। तो ये चीजें भी इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। वी शुड revive our culture, we should revive our traditions and we should follow those rituals. हमें याद है जब हम छोटे थे अपने नाना के घर जाते थे तो हमारे नाना जी के यहाँ बिना प्रार्थना करे खाना सर्व नहीं होता था। हाँ बिना हाथ धोए, बिना पते देही अन्वी वसे सुष्मिता सब करते थे, छोटा बच्चे भी, तब जाके फिर खाना भी नहीं शुरू करना, फिर सब
बैठ के होता था खाना, सब इकट्ठे। हाँ बिल्कुल, चप्पल उतार के सब उस तरह से लगाए जाते। एक जो शुचिता वर्ड यूज होता है उसको फॉलो करके, वहन को करके, उसमें आनंद भी बड़ा मजा आता था। अब जो है खाना जो है ठीक है जल्दी से दे दो, हमें ट्यूशन जाना है जल्दी से दे दो, मुझे ऑफिस जाना है, तो वो जल्दी जो है बाकी सब चीजों के लिए टाइम है 1-2 घंटे अपने व्हाट्सएप पे लगा देंगे, लेकिन खाना जल्दी से खाना। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद मैम आपका। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी नोनिता अग्रवाल जी को, जो जुड़ रही हैं हमारे साथ सहारनपुर से। बहुत देर से वेट कर रही हैं, उसके लिए मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ मैम। पूछिए अपना सवाल नोनिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते एवरीवन, and thank you for letting me be on the also to ask a question and on this show. मैं बहुत कुछ सीखा आज। मेरा बस एक ही क्वेश्चन है। आपने सबने बोला this is a hormonal disease or a syndrome. So one thing जो बहुत ज्यादा आजकल देखने में आती है वो है this lesbianism and homosexuality also is very disturbing. कुछ हद तक मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये हार्मोनल है तो कौन पहले आ रहा है इसमें, द PCOD वाला रिप्रोडक्टिव प्रोग्राम? बाद में बात करेंगे। हेलो, कि PCOD पहले आता है हार्मोनल डिसऑर्डर में, कि ये टेंडेंसीज जो चेंज हो रही हैं बिटवीन या जो ये ग्रोइंग अप एज में ही, तो उनकी जो सेक्सुअलिटी है वो जब नोटिस करने लगते हैं तो ये इसी का पार्ट है कि नहीं है? मतलब जैसे मुर्गी पहले आ रहा है कि अंडा वाली बात में, which what is happening here? The hormonal disturbance के साथ ये सेक्सुअलिटी बदल रही है कि आपका ये सिंड्रोम आ रहा है एंड देन रिप्रोडक्शन में प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स जो आपने बताया। आई एम नॉट श्योर इफ आई एम फ्रेमिंग द क्वेश्चन करेक्टली, बट I am very inquisitive about and curious about this because this is also very, very prevalent these days. If you could throw some light, कोई भी अगर कुछ को थोड़ी सी इस बारे में, नहीं तो फिर और एक चीज और दोबारा हम इसको लेकर के चलते हैं। ये क्वेश्चन आया तो मैंने मन में तो बोल दिया, बट डेफिनेटली आज का शो या आज का जितना इंफॉर्मेशन था हैज बीन वेरी हेल्पफुल। आई कैन ओनली से कि शायद सब चीज आंसर हो ही गई, कुछ भी अगर था तो वो आंसर तो हो गया, पर थोड़ा मुझे ये सेक्सुअलिटी का लग रहा था कि हार्मोन्स चेंजेस आए, बच्चा अपने उसमें बड़ा हुआ, हाँ, तो अब इसको कैसे हम आगे लेके चलें, which is the first thing to do? I don't think कि PCOD का और लेस्बियनिज्म और का कोई रिलेशन है। They are altogether different. That is not a hormonal disease, it's a psychosexual problem. It has nothing to do with. But ma'am, like you just said, it's a problem. Do you think it's a problem? It's a problem. It's a social problem. Actually, this is the all through a different subject to discuss with. नहीं कोई बात नहीं, हाँ ठीक है, डिफरेंट सब्जेक्ट है, लेकिन वो जो है नहीं, लेकिन ये PCOD से रिलेटेड नहीं होगा नोनिता जी। नहीं, ये PCOD से रिलेटेड नहीं है, हार्मोनल भी नहीं है। Basically, this is not related to hormones also. नहीं, not because of hormonal changes in PCOD is related somewhere, इससे ऐसा नहीं है। All right, thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद नोनिता जी। अब बस मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगी जो हमारे व्यूअर्स ने मुझे भेजा है कि मुजफ्फरनगर से एक सिद्धि जी हैं, वो पूछ रही हैं कि PCOD अगर किसी भी तरह ठीक ना हो रहा हो तो क्या केवल मेडिकेशन से, ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है? डॉक्टर दीदी सीमा जी, कृपया हमें PCOD के ट्रीटमेंट के बारे में बताइए प्लीज। देखिए, ट्रीटमेंट जो है कस्टमाइज्ड होता है, कोई सेट ट्रीटमेंट नहीं है कि ये वाले पैटर्न पे ट्रीटमेंट होगा। तो बिकॉज इट इज अ लाइफस्टाइल डिजीज, तो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट।
फिर नेक्स्ट आता है कि उसके सिम्टम्स क्या हैं। यूजुअली ओबेसिटी और हेयर ग्रोथ, एक्ने होते हैं और बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं। तो सबसे पहले वेट रिडक्शन, और सिंपली वेट रिडक्शन करने से 80% साइकिल्स रेगुलर हो जाती है, एक्ने और हिर्सुटिज्म कम होने लगता है, मींस कि जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो कम होने लगता है। तो सब, लेकिन साथ में प्रॉब्लम ये कि जैसे डॉक्टर रेणु ने भी कहा, डॉक्टर अनीता ने भी कहा, हमारे पास अभी तक डायरेक्टली पेशेंट्स नहीं आते। दे यूजुअली कम, अगर स्पेशली हिस्टोरिज्म है कि हमने स्किन स्पेशलिस्ट को दिखा दिया, उन्होंने हमें ये क्रीम दे दिया, हमारा लेजर कर दिया, हमारा ये कर दिया। हालांकि अब दे हैव आल्सो बिकम वेरी अवेयर, एंड वो भी अपना पहले एक करते हो, और उसमें अगर पीसीओडी निकलता है तो ठीक है, गायनेकोलॉजिस्ट से भी राय ले लो। तो अगर साइकिल्स डिस्टर्बेंस है या किसी को, अगर साइकिल्स देर में होंगी और देर बहुत लंबी साइकिल चलेंगी तो ओबेसिटी भी बढ़ती चली जाएगी। तो आपको वो साइकिल भी ब्रेक करनी है, हार्मोन्स का जो डिस्टर्बेंस है उसको ब्रेक करना है, तो मेडिकेशन तो देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग विड्रॉल के लिए, ब्लीडिंग के लिए कुछ हार्मोन्स देते हैं, उसके बाद साइकिल्स रेगुलेट करने के लिए कुछ पिल्स दी जाती हैं, और वो पिल्स अलग अलग तरह की होती हैं। अगर बहुत ज्यादा वेट है तो कुछ पिल्स इस तरह की हैं जो वेट रिड्यूस करती हैं, और जो नॉर्मल वेट की, ये मत मान के चलिए कि हर पीसीओडी की लड़की का वेट ज्यादा होता है। तो जो नॉर्मल वेट की लड़कियां होती हैं उनको दूसरे तरह की पिल दी जाती है। और साथ में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है वो मेटफॉर्मिन है, जो जनरली डायबिटिक्स में दी जाती है। वो बोथ लीन एंड ओबीस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की गर्ल्स को देनी चाहिए, लेडीज को देनी चाहिए, क्योंकि वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करती है। एक चीज, जब ओबेसिटी की बात हो रही थी, तो ओबेसिटी में अगर आपका वेट ठीक भी है तो एक इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल पैरामीटर है, वो है एब्डोमिनल गर्थ। तो ये कहा जाता है कि अगर आपका वेट ठीक भी है और आपकी जो एब्डोमिनल गर्थ है वो 80 सेंटीमीटर से ऊपर है, तो इसका मतलब आपका विसरल फैट बॉडी में ज्यादा है, और विसरल फैट इज द कॉज एंड द रिजल्ट ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो विसरल फैट का मेजरमेंट, अब तो बहुत सारी सोफिस्टिकेटेड मशीन्स और कैलिपर्स आने लगे हैं टू नो हाउ मच फैट इज देयर इन द बॉडी। तो वो स्पेशलाइज्ड जो क्लिनिक्स हो रही हैं, और मेरे ख्याल से अब तो वेट मैनेजमेंट और ये स्पेशल क्लिनिक्स बहुत सारे बड़े बड़े सिटीज में बन गए। सूनर और लेटर दे कम टू टाउन। मेरा एक सजेशन है कि कई बार मदर्स गायनेकोलॉजिस्ट को अपनी यंग लड़की को दिखाने में हेजिटेशन करते हैं। जैसे मेरे क्लिनिक में भी पेशेंट आते हैं तो मदर अपने नाम से पर्चा बनवाएगी और अंदर आने के बाद कहेगी मुझे अपने लिए नहीं पूछना, अपनी बेटी के लिए पूछना है। तो मेरा ये मैसेज है मदर्स के लिए कि यंग गर्ल्स के लिए इतना हेजिटेशन ना करें, और जितना अगर समझती हैं वो कि इसको हार्मोनल प्रॉब्लम हो रही है तो जल्दी से जल्दी लेडी डॉक्टरों को दिखा के ट्रीटमेंट लेने में हिचक ना करें। और दूसरी चीज ये कि कोई भी हार्मोन यंग लड़की को नहीं देना चाहिए। ऐसे किसी पड़ोस की लेडी ने कहा या सास ने कहा या नंद ने कहा कि इतनी यंग लड़की को आप हार्मोन्स दे रहे हो। तो मेरा ये मैसेज है उन मदर्स के लिए कि जैसे अगर हमारी नजर कमजोर है तो चश्मा लगाने से ठीक होगी, तो ऐसे ही अगर हार्मोन्स की कोई प्रॉब्लम है तो हार्मोन देने से ही तो ठीक होगी। तो वो ये ना सोचे कि हर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल या कोई भी पिल अगर हम यंग लड़की को हार्मोन की शेप में देंगे तो ये उसको नुकसान देगी कि हमें इसको ज्यादा हार्मोन नहीं देना चाहिए। ऐसा मिथ है, अपने दिमाग से निकालें। अगर आप सही जगह सही इलाज लेके सही मात्रा में हार्मोन्स अपनी बच्ची को या खुद लेते हैं तो कभी नुकसान नहीं होगा। लेकिन सवाल यह है कि एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ जो सजेस्टेड हार्मोन ट्रीटमेंट है वो कभी नुकसान नहीं करेगा, फायदा ही करेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दीदी। Can I ask one thing? हाँ जी मैम। I forgot to ask कि we have been सारा talk के बाद food and all, we forgot to say that the alcohol and the drug and smoking, these things are understood that नहीं होना है, but sometimes you have to name it, because today's society these are the general norms of entertainment. So everybody has to be told that to some extent
extent, this also needs to be very regulated. जी, I feel कि this अंदर से granted ले लेते हैं कि ये तो करेंगे नहीं। दूसरा बात ये होती है कि आप अगर अल्कोहल ले रहे हैं, इट इज यूजुअली इन द इवनिंग, यूजुअली बिफोर डिनर। हम लोग ये कहते हैं कि डिनर आपके सोने से 3 घंटे पहले हो जाना चाहिए। अब क्या हो रहा है, सोना भी लेट हो गया, डिनर भी लेट हो गया, डिनर से पहले फिर आप अल्कोहल ले रहे हैं। एंड अल्कोहल इज नेवर टेकन अलोन, इट इज यूजुअली क्लब्ड विद स्नैक्स। नॉट, अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं ना, 1 स्नैक थे, 2 स्नैक थे, और जब आप ड्रिंक लेने लगते हैं तो वो 1 या 2 ड्रिंक्स पे नहीं जाता, फिर वो लेते भी जाते हैं, खाते भी जाते हैं, आधा घंटा कुछ एंटरटेन किया, उसके बाद फिर आप खाना खाते हैं। तो ये जो है, इट्स अ वेरी बैड थिंग एज फार एज ओबेसिटी एंड वेट गेन इज कंसर्न। तो ठीक है, आई कंसिडर इट इज अ वाइस, ये इट इज अ पर्सनल चॉइस, आई कंसिडर इट अ वाइस। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दीदी एंड मोनिका जी। अब हम रुक करते हैं जो फेसबुक कमेंट्स में हमसे सवाल पूछे गए हैं। तो सबसे पहला जो सवाल पूछा है, अंजलि गर्ग जी ने पूछा है। वो कह रही है कि मेरी एक फ्रेंड की बेटी है, उसकी उम्र 25 साल की है और शादी के 1 साल हो गया है। उसे पीसीओडी की प्रॉब्लम है, पर वो कंसीव नहीं कर पा रही है। क्या उसे इनफर्टिलिटी डॉक्टर को दिखाना चाहिए या कुछ और वेट करना चाहिए? डॉक्टर दीदी रेणु जी, कृपया हमें इस बारे में बताइए। देखिए, ये आम आजकल हो गया है कि हमारे समाज में जो कैरियर ओरिएंटेड गर्ल्स हैं उनकी शादी थोड़ा लेट होती है। पर आपने कहा कि 25 साल की उम्र है, 1 साल शादी को हो गया, तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा उनके साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टेटस क्या है। तो सबसे पहले तो वो अपने मेंसेस को रेगुलराइज करें, और अगर कंसीव करना चाहती हैं तो ट्रीटमेंट ऐसा होना चाहिए कि या तो साइकिल रेगुलर रहे या फिर लेट हो तो यूरिन टेस्ट में पॉजिटिव आए। तो इस तरह का ट्रीटमेंट होता है कि अगर आप शादी को 1 साल हो गया, पीरियड्स इरेगुलर हैं, आप प्रेगनेंसी चाहते हो तो ट्रीटमेंट अलग है, और अगर प्रेगनेंसी अभी किसी वजह से नहीं प्लान कर रहे हैं, तो नहीं चाहते हैं, तो ट्रीटमेंट अलग है। आमतौर पे इसमें गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग दोनों पर्पज सॉल्व करता है। एक तो साइकिल भी रेगुलर करता है, और अगर कोई प्रेगनेंसी अभी प्लान नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट प्रेगनेंसी ना हो और साइकिल तो रेगुलर रहे, जिससे कि कभी भी जब आप गर्भ निरोधक गोलियां बंद करेंगे तो बहुत ही आसानी से प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो ऐसा कोई दुष्प्रभाव साइकिल पे ओसीपीज का या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का नहीं पड़ता। इसमें 100% रिवर्सिबल ये इनफर्टिलिटी या फर्टिलिटी होती है कि जैसे ही आपका पीरियड रेगुलर होगा और आप प्लान करोगे और आप गर्भ निरोधक गोलियां लेना छोड़ोगे तो बड़ी जल्दी कंसीव होता है। और अगर आप अभी कंसीव करना चाहते हैं तो डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे ट्रीटमेंट कि उसमें आपकी साइकिल्स को ओव्यूलेटरी करें, कि एग बनाएं। उससे अगर या तो कंसीव होगा तो ही लेट होगा पीरियड, नहीं तो आपका टाइम से मेंसेस आता रहेगा। तो यस, आपको किसी भी इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट या गायनोकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके अपनी साइकिल्स को रेगुलर करते हुए प्रेगनेंसी को प्लान करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दीदी। अब अगले सवाल की तरफ रुख करने से पहले मैं अपने क्विज का आज का आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी व्यूअर्स से। सपोज 10 या 11 साल की लड़की को अगर कंटिन्यूअस ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो रही है तो उसे किसके पास लेके जाना चाहिए, पीडियाट्रिशियन या फिर गायनोकोलॉजिस्ट? अपने आंसर कृपया हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, जल्दी ही विनर का अनाउंसमेंट किया जाएगा। अगला सवाल हमें भेजा है अपर्णा रिया जी ने। वो पूछ रही है कि मेरी एज 40 साल है और उन्हें आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है और थायराइड की प्रॉब्लम है और वो पिछले 1 साल से है, तो क्या ये पीसीओडी से रिलेटेड है? प्लीज टेल मी अबाउट दिस। मैं डॉक्टर दीदी अनीता जी से गुजारिश करूंगी कि वो इस क्वेश्चन का आंसर दें प्लीज। पूर्वी, क्या आपने, एक्सक्यूज मी पूर्वी, आपने थायराइड और दूसरा क्या कहा? आर्थराइटिस। आर्थराइटिस, यस मैम। नहीं, उसके लिए वो कुछ ट्रीटमेंट ले, एक्चुअली एज उनकी 40 है, पेरीमेनोपॉजल एज में आ गई वो। थायराइड से भी हार्मोनल इम्बैलेंस या इरेगुलर साइकिल्स हो सकते हैं।
और आर्थराइटिस किस तरह का है और वो किस तरह की ट्रीटमेंट, क्योंकि इसमें स्टेरॉइड्स भी दिए जाते हैं अगर क्रॉनिक पेशेंट है थायराइड ये और इसकी ऑस्टियोआर्थराइटिस की, तो उससे भी पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। तो ये सब पीसीओडी भी हो सकता है, लेकिन चांसेस पेरीमेनोपॉजल इरेगुलरिटी के ज्यादा होंगे इनके, तो वो भी उनको एक बार दिखाना पड़ेगा, है ना, और अपने थायराइड को कंट्रोल रखना पड़ेगा। और जो आर्थराइटिस की ट्रीटमेंट वो ले रहे हैं वो फिर उन डॉक्टर से भी कंसल्ट करना पड़ेगा, कि गायनिक को भी दिखाना पड़ेगा और दोनों उनको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा कि भाई जो ट्रीटमेंट इस तरह का तो नहीं ले रहे हैं स्टेरॉइड्स वगैरह जिससे कि पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं या लेट हो रहे हैं या कम हो रहे हैं, ये सब हो सकता है, या ज्यादा भी इसमें एक अगर वो अल्ट्रासाउंड करा लें तो उनकी हेल्प होगी। हाँ, ये कि यूट्राइन कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं आ रही, ये भी हो सकता है, कोई फाइब्रॉइड वगैरह सेट इन हो, ये भी करा सकते हैं उसमें। नहीं, थायराइड इटसेल्फ कैन कॉज मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी। हाँ, वो तो होगा ही, और स्टेरॉइड्स भी हो सकते हैं ना, कैसे ट्रीटमेंट उनका आर्थराइटिस का चल रहा है, वो थोड़ा इन्हें डिटेलिंग बताना पड़ेगा, लेकिन हाँ गायनी को कंसल्ट जरूर करना पड़ेगा। Exactly. जी मैं बताना चाहूंगी अपर्णा रिया जी को, आपको प्रॉब्लम को कंसीडर करने के लिए आपके मतलब डिटेल में आपको कंसल्ट करना होगा। आप कंसल्ट करती हैं कर सकती हैं हमारे डॉक्टर दीदी से, और वो बिल्कुल आपको एक कंसल्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। तो अपनी समस्या को इग्नोर मत कीजिए और जल्दी से जल्दी डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। अगला सवाल भेजा है हमें प्रतिमा जी ने, वो पूछ रही हैं मेरी बेटी को पीरियड एक दिन के बाद बहुत कम हो रहा है और उसकी बॉडी बहुत अनईजी हो रही है, वाइट डिस्चार्ज भी काफी हो रहा है, तो इसका क्या रीजन हो सकता है? मैं रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर दीदी सीमा जी से, प्लीज इस बारे में थोड़ा बताइए मैम। एज, बच्ची की एज, उस बच्चे की एज कितनी है? मैम बच्ची की एज तो कमेंट बॉक्स में प्रतिमा जी ने नहीं बताई है। अगर वो लड़की को पीरियड्स अभी शुरू हुए हैं, मीन्स मिनारकी अभी हुई है, 1 साल के अंदर पीरियड्स कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, इरेगुलर भी हो सकते हैं। अगर 2 दिन पीरियड हो रहा है और फ्लो फर्स्ट डे ठीक है, सेकेंड डे कम हुआ है, तो दिस कैन स्टिल बी कंसिडर्ड नॉर्मल। जहां तक वेजाइनल डिस्चार्ज, आई एम हैप्पी दिस क्वेश्चन हैज कम अप। वेजाइनल डिस्चार्ज का की जहां तक बात है, जो पीरियड होते हैं उस समय यूट्रस में ब्लड सप्लाई बढ़ती है, और जितनी भी बॉडी की म्यूकोजल लाइनिंग्स होती हैं, इंक्लूडिंग म्यूकोजल लाइनिंग ऑफ आई, नोज, माउथ, इंक्लूडिंग द वेजाइना, जो म्यूकस लाइनिंग्स हैं दे आर मेंट टू सिक्रीट। तो थोड़ा बहुत डिस्चार्ज आंख से होता है, नाक से होता है, मुंह से होता है, तो थोड़ा सा डिस्चार्ज जब हार्मोनल चेंजेस बॉडी में शुरू हो जाते हैं फ्रॉम मिनार्की टू मेनोपॉज, तो थोड़ा सा वेजाइनल डिस्चार्ज नॉर्मल होता है। और एट द टाइम ऑफ मेंसेस, उससे जस्ट पहले, बिकॉज की उस यूट्रस में ब्लड सप्लाई बढ़ती है, तो थोड़े से वेजाइनल डिस्चार्जेस बढ़ जाते हैं। इनफैक्ट मिड साइकिल में जब ओव्यूलेशन होता है उस समय भी वेजाइनल डिस्चार्जेस बढ़ जाते हैं, तो वो नॉर्मल है। और पीरियड खत्म होने के बाद 2-4 दिन तक ब्लड स्टेन डिस्चार्ज या फिर बाद में वाइट डिस्चार्ज हो सकता है। हम लोग इसको इस तरह से क्लिनिकली समझाते हैं कि अगर पैड लगाने की जरूरत नहीं है, लोकल एरिया में कोई इचिंग नहीं है और फाउल स्मेलिंग नहीं है, अगर ये 3 चीजें नहीं है तो दैट डिस्चार्ज इज नॉर्मल। थोड़ा सा हाइजीन के बारे में लड़की को समझाते हैं कि 2 बार पैंटी चेंज कर ले, रोज नहाए, अपने जो हेयर हैं अगर उनको थोड़ा सा रिमूव करते रहे, तो जनरली ये प्रॉब्लम इज कवर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दीदी सीमा जी। अगला सवाल हमारे पास आया है, प्रीति सिंघल जी ने कमेंट किया है, मेरी एज 42 इयर्स है and I'm doing exercise as well as diet control, but still periods are not regular and weight gain उनको हो रहा है, तो please suggest something। डॉक्टर दीदी रेणु जी कृपया हमें इस बारे में बताइए, प्रीति सिंघल जी का सवाल है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है कि पीसीओडी के बारे में, ये अपनी हेल्थ के लिए उनकी अवेयरनेस है कि वो डेली एक्सरसाइज भी करती हैं, डाइट भी ध्यान से लेती हैं, लेकिन पीरियड्स अगर इरेगुलर है तो एक हार्मोनल विशियस साइकिल बन जाती है।
कि पीरियड डिले होगा, वेट बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा तो पीरियड और डिले होगा। तो यहाँ पे आपको डॉक्टर की राय की जरूरत है। तो आपको गायनोकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके अपने पीरियड रेगुलर करने की दवाई लेनी चाहिए। आपके वजन में ऑटोमेटिकली आपको फर्क दिखने लगेगा जैसे ही आपके पीरियड्स रेगुलर दवाई पे आने लगेंगे। तो उन्हें किसी गायनोकोलॉजिस्ट को या डॉक्टर दीदी को हमें कंसल्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप उन्हें अपना हेल्पलाइन नंबर या ऐप के बारे में बता सकते हैं। तो इसमें उन्हें डेफिनेटली मेडिकेशन की जरूरत है। 40 इयर्स भी है रेनू जी, वो फिर और भी इन्वेस्टिगेशन वो करवा लेंगी ना अपना डॉक्टर से मिलके। हाँ, अल्ट्रासाउंड है अपना और हार्मोनल थायराइड वगैरह। कोई और ऑर्गेनिक कॉज अगर होगा अल्ट्रासाउंड में, फाइब्रॉइड वगैरह कोई और प्रॉब्लम ना हो, तो सिर्फ अगर हार्मोनल है तो उसके लिए ट्रीटमेंट की जरूरत है। एक चीज ऐड करना चाहूंगी मैं, जो फीडबैक्स हैं, अगर आप बहुत डिटेल में हिस्ट्री लें तो सब पेशेंट्स यही कहते हैं मैं डाइटिंग भी कर रही हूँ और मैं एक्सरसाइज भी कर रही हूँ। उसको बहुत डिटेल में पूछना पड़ेगा कि तुम क्या एक्सरसाइज कर रही हो और क्या डाइटिंग कर रही हो, उसके कॉन्सेप्ट्स क्या है डाइटिंग के और एक्सरसाइज के। 15 मिनट्स वॉक कर लिया, बहुत सारे ऐसे, कब से कर रहे हो? 3 महीने से कर रहे हो, हफ्ते में कितने दिन? जब आजकल तो बड़ी धुंध हो रही है तो आजकल नहीं जा रहे हैं। तो मतलब ये आप अपने को बेफूल कर रहे हैं। तो ये रेगुलरिटी है कि नहीं, टाइम कितना कर रहे हैं, सेम चीज खाने का पैटर्न क्या है, किस समय खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, बीच की स्नैकिंग तो नहीं हो रही है। बहुत सारे पेशेंट्स कहते हैं मैं एक रोटी खाती हूँ, एक रोटी और थोड़ा सा ले लिया। पर अगर पूछो कि स्नैक्स लेते हो टीवी के सामने, तो टीवी के सामने दालमोट का डिब्बा लेके बैठ जाएंगे, उसका वॉल्यूम भी नहीं है। और सुबह की चाय सबसे ज्यादा गलत है। सुबह की चाय के साथ जो पार्ले जी के 4-5 बिस्किट से कम कोई नहीं खाता, और दैट इज नॉट नेवर काउंटेड। तो उसकी कैलोरीज को, और सब अच्छे से मीठा डाल के, सहारनपुर तो बड़े मीठे लोग हैं, खूब मीठी चाय पीते हैं, तो वो तो ये चीजें भी इम्पोर्टेंट है। जब हम उसको देखें तो हम उसको और डिटेल में समझें, उसको समझाएं, क्योंकि सबके अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं डाइट और एक्सरसाइज के। मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें एक सवाल एक मैं सजेशन है कि चीनी अवॉइड करने के लिए साथ में गुड़ या खजूर खा लें। बहुत अच्छा, गुड़ बहुत अच्छा है। मतलब फिर भी उसका भी फीकी चाय भी बहुत अच्छी लगती है, ऐसा कुछ नहीं। आयरन कंटेंट बहुत है उसमें, बहुत अच्छा है वो। और सबसे बड़ी बात है, थोड़े से गुड़ से सैटाइटी सेंटर बहुत जल्दी से हो जाता है। जैसे गुड़ चूस के खाइए तो आपकी, मतलब एक बर्फी के पीस से भी आपकी इतनी सेटिस्फेक्शन नहीं हो सकती जो एक छोटे से पीस गुड़ से हो जाती है। एंड इट इज अ मैटर ऑफ पर्सनल, एक अपने आप को कन्विंस करने वाली बात है, आप कैसे कन्विंस हो रहे हो, कैसे की क्रेविंग कम हो जाती है, कम हो जाती है। एक बार कम लेने लगी तो आपको थोड़ा सा मीठा ज्यादा होता है। फ्रूट कभी स्नैकिंग इज बेस्ट, फ्रूट टेकिंग अ फ्रूट इज द फ्रूट इन बिटवीन इज द बेस्ट स्नैकिंग। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दीदी। अब आखिरी सवाल पूछा है हमसे युक्ता गुप्ता जी ने, और वो पूछ रही हैं कि मैम 21 डेज पिल्स लाइफ टाइम खानी पड़ेगी या पीसीओडी को नेचुरली क्योर कैसे कर सकते हैं, प्लीज सजेस्ट। ये सवाल मैं डॉक्टर दीदी अनीता जी से पूछना चाहूंगी कि पीसीओडी को नेचुरली क्योर कैसे कर सकते हैं, या 21 डेज की जो गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं क्या वो ही खाने पड़ेंगी? नहीं, देखिए वो भी हम लोग जैसे बता रहे हैं, रेनू जी, डॉक्टर सीमा ने सारा कुछ ट्रीटमेंट, आपका जो मैनेजमेंट है वो पहले, सबसे पहले तो डिपेंड करेगा, पहले तो अपना वो चेकअप पूरा कराएं, भाई उनका वेट कैसा है, क्या हार्मोनल प्रॉब्लम है, क्यों उनको दी जा रही है 21 टैबलेट्स, और वो किस फेज में है। अब वो अब भाई एडोलेसेंट एज ग्रुप जैसे 21 की है, अब बिफोर मैरिज है, मैरिज के बाद उनको फैमिली प्लान करनी है, तो ये सब चीजें फैक्टर देखने, ऐसा नहीं है कि वो लाइफ लॉन्ग दी जाती है। डिपेंड करता है उनका हार्मोनल स्टेटस कैसा है, बायोकेमिकल जो टेस्ट होते हैं उसमें वेट मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली ही उनको प्रिस्क्राइब किया जाएगा। तो उनको ये सब हम सिर्फ वर्बली नहीं कह सकते, उनको चेकअप जरूर कराना पड़ेगा इसके लिए, है ना, और एक पूरा अपना पैनल इन्वेस्टिगेशन कराना पड़ेगा, तभी उनको कहा जा सकता है। लेकिन ये नहीं है कि लाइफ लॉन्ग दी जाती है, ऐसा नहीं है।
धन्यवाद डॉक्टर दीदी, अनीता जी। एक और क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, नोनिता जी पूछ रही हैं। नोनिता जी। ये क्वेश्चन मैंने अभी अभी पढ़ा ऑन द दिस थिंग, क्या कहते हैं, क्वेश्चन है जैसे इसमें आ रहा है क्वेश्चन आंसर में, and I just typed it for you all. What are your views on sugar substitutes like stevia for PCOD patients? I'm not sure because what is it meant to be, but stevia may be some sort of a substitute of sugar and may be recommended. So somebody has asked, this is an anonymous person, I just read it. So I thought I must put it forward. It's been directed to the panelists. स्टेविया इज अ हर्बल प्लांट होता है, इट्स अ हर्बल प्लांट, उसकी लीव्स दे रहे हैं, बट वी डोंट हैव एनी प्रूफ कि कितना वो इफेक्टिव है हमारे इंसुलिन रेगुलेशन के लिए। इट्स जस्ट इट इज ट्राइड बट वी डोंट हैव एनी। मेरा ये मानना है कि हमारा शरीर अगर एक हार्डवेयर है तो हमारा मस्तिष्क एक सॉफ्टवेयर है। तो अगर हम अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लें कि ये खाने से मीठा हमारे लिए जरूरी नहीं है, अगर हम अपने माइंड को ये समझा लें कि जरूरत नहीं है हमें मीठे की, तो हमारे इतना समझने की देर है। हमें चाय भी फीकी अच्छी लगने लगेगी, दूध भी फीका अच्छा लगने लगेगा। तो एक बार अपने मन में अगर बैठा लें कि मीठे का इतना टेस्ट नहीं है, तो आप बिना स्टीविया के भी, बिना किसी स्वीटनिंग एजेंट के या बिना किसी शुगर फ्री टैबलेट्स के भी रह सकते हैं। पर स्टीविया लेने में कोई हर्ज नहीं है, मीठे के लिए स्टीविया लेने में कोई हर्ज नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दीदी। ये स्टीविया का, हाँ जी दीदी मैं सवाल अपनी तरफ से पूछना चाहूंगी, जो मुझे भी कई सारे लोगों ने पूछा भी है जनरली, कि अगर पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो कंधे में या हाथों में कुछ नीडल पेन होना नॉर्मल है? मतलब उसका पीसीओडी से कोई कनेक्शन है? नीडल पेन जो होता है हैंड में, इट्स लाइक स्लिपिंग हैंड, तो उसका कोई कनेक्शन होता है पीसीओडी से? डॉक्टर दीदी रेणु जी प्लीज हमें। मैं पीसीओडी से डायरेक्ट लिंक नहीं है, पर इनडायरेक्टली लिंक हो सकता है कि पीसीओडी में आपकी ओबिसिटी है, खून का सर्कुलेशन बराबर नहीं है पेरिफेरल पार्ट्स में, या आपकी डाइट इंटेक पुअर है तो उसमें विटामिन की कमी है या B12 की कमी है, तो नसों की टिंगलिंग से नमनेस वगैरह या चुभन या नीडल जैसा पेन, यस ये हो सकता है, लेकिन डायरेक्टली नॉट फ्रॉम पीसीओडी की वजह से। पर पीसीओडी की वजह से जो डाइट खराब है या जितना वजन जिनका ज्यादा है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दीदी। और जैसे कि हम सभी ने देखा ही है, आज पीसीओडी से रिलेटेड हमें बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन मिली है। उसके जितने भी सिम्टम्स हैं, उसके जो भी ट्रीटमेंट है, नेचुरली हो गई या मेडिकेशन हो गया। तो मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी डॉक्टर दीदी रेणु अग्रवाल जी का, डॉक्टर दीदी सीमा अग्रवाल जी का, डॉक्टर दीदी अनीता मलिक जी का, जिन्होंने हमारे साथ इतनी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आज शेयर की है। आई होप सभी व्यूअर्स को इस इंफॉर्मेशन के बाद बहुत ज्यादा फायदा होगा। और साथ ही मैं एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगी कि अगर आपके कोई भी सजेशंस हैं तो कृपया हमारे फेसबुक पेज से जुड़े रहें और हमें मैसेज करके जरूर बताइएगा। और जो क्विज हुआ है उसके जो विनर्स हैं वो जल्द ही हमारे फेसबुक पेज पर बताए जाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे फेसबुक पेज के साथ, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। और साथ ही अगले महीने के दूसरे रविवार को हम फिर से आपके सामने हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ, डॉक्टर दीदी के साथ मन की बात। डॉक्टर दीदी के मन की बात के नेक्स्ट टॉपिक के लिए हमने जो सोचा है दैट इज प्रेगनेंसी केयर। गर्भावस्था में क्या क्या सावधानियां और क्या क्या सजेशंस हैं एज ए डॉक्टर, तो ये सब्जेक्ट हम अगले महीने के दूसरे रविवार में लेने की सोच रहे हैं। शायद वो भी वुमेन्स डे होगा, 8th of March. No, 8th is not a Sunday, it's 14th. Okay. Second Saturday. But you could put something on Women's Day also. ले सकते हैं, वुमेन्स हेल्थ ले लें। No, all right. तो ठीक है,
हम सभी जुड़े रहेंगे डॉक्टर दीदी के साथ और इंतजार करेंगे अगले सेशन का, अगले विषय के साथ। जैसा कि डॉक्टर दीदी रेणु अग्रवाल ने बताया भी है कि प्रेगनेंसी केयर मे बी द नेक्स्ट टॉपिक, और मुझे लगता है कि ये बहुत ही रिसेंट एंड हॉट एंड एवरग्रीन टॉपिक होता है। जनरली सभी महिलाओं को इस बारे में जानने की जरूरत होती है, स्पेशली जिनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जुड़े रहिए डॉक्टर दीदी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।